हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वाइटल नर्सिंग एकेडमी में। और आज हमारा नोटसेट 6.0 जो स्पेशल क्लासेज हैं ESIC DSSB और यूपी स्टेट से जो एग्जाम के लिए का ये क्लासेज आपका सेकंड रहने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो प्रीवियस स्पेशल क्लास आपके लिए रखी गई थी फर्स्ट पार्ट वो आप सभी को पसंद आया होगा और आपके लिए इफेक्टिव भी रहा होगा। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा सेकंड पार्ट रहने वाला है। और इस पार्ट में भी हम इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं जो रिपीटेड भी हुए हैं और उम्मीद है कि आगे एग्जाम्स आने वाले में भी रिपीटेड हों। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जो भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने की जो तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे नॉर्थ का तो सीक्वेंस आप सभी को पता है कि वो मतलब 30-30 और 40 बेसिस में अपने एमसीक्यूज का प्रेस्क्रिप्शन रखता है। और वो प्रेस्क्राइब इस तरह से ही करता है कि 40 जो क्वेश्चन है उसके वो थोड़े हार्ड लेवल के होते हैं, 30 मॉडरेट एंड 30 इजी लेवल के, इस तरह से क्वेश्चन वो पार्टिसिपेट करता है। जहाँ तक की बात करें DSSB की, तो DSSB ने अपने पोर्शंस के अकॉर्डिंग डिवीजन क्वेश्चंस थे उसके 2019 में भी उसी हिसाब से उन्होंने क्वेश्चंस इस तरह से भी सीक्वेंसली लगते हैं। इसमें नर्सिंग का जो पार्ट है वो बेसिक टू मॉडरेट लेवल तक रहने वाला है। कंपटीशन जहाँ रहने वाला है वो है नॉन नर्सिंग पार्ट पे, जिसमें आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं लाइक दैट इंग्लिश एंड हिंदी, जीके है एंड मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एंड कंप्यूटर साइंस वगैरह के क्वेश्चन जो रहने वाले हैं पोर्शंस के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे आपके लिए सबसे बड़ा टास्क रहेगा टाइमिंग। ठीक है, तो वो टाइमिंग आपको प्रैक्टिस से आपकी क्लियर होगी। इसीलिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि क्विज आप पार्टिसिपेट कीजिए। जो टेलीग्राम चैनल हमारा है वहाँ पे हम अपलोड भी करते हैं, उससे क्या है आपका टाइमिंग आपको इक्वल पता चलने वाला है और आप रेक्टिफाई करने वाले हैं। ग्रुप्स में जितने भी मेंबर्स क्विज देते हैं उसमें आप अपने आप को एनालिसिस भी कर सकते हो, टाइम का आपका कैलकुलेशन आपका सटीक रहेगा। फिर बात कर लेते हैं ESIC की। तो ESIC का देखिए 2019 में जो डिवाइडेड डिवीजन थे, रीजन्स वाइज एग्जाम्स हुए थे CBD बेस, इस बार OMR रखा है और UPSC इस बार एग्जाम लेने वाली है 100 MCQs पे। तो ऑब्वियसली बात है पैटर्न तो चेंज होने वाला है। रही बात जैसे ESIC के इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो वहाँ पे भी बेसिक टू मॉडरेट ही लेवल एमसीक्यूज रहे हैं। आउटर ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन गए हों, इस तरह के पेपर्स बने नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे भी मेन पार्ट आपका नॉन नर्सिंग ही रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशंस की बात करें तो कंपटीटर जो आपका ओन सब्जेक्ट है, जैसे नर्सिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं तो वो तो सभी जो कंपटीटर होते हैं उनके कंट्रोल में रहते हैं। पार्ट वहाँ है जहाँ नॉन नर्सिंग में आप किसको डिफीट कर रहे हैं। नॉन नर्सिंग इम्पोर्टेंट पार्ट रहने वाला है। और नॉन नर्सिंग के लिए स्पेशली हम काफ़ी दिनों से हमारे पास मैसेज भी आ रहे हैं, तो हम तैयारी में ही हैं, जल्दी से जल्दी हम नॉन नर्सिंग से रिलेटेड क्लासेस जो हैं वो डाल सकें। और एज सुन एज हम कोशिश करेंगे कि वो क्लासेस भी हम अपलोड कर पाएँ जिससे आपकी हेल्प हो। और आज की सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हुए आज का पहला क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करके जरूर जाइएगा और नए हैं मेंबर्स तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो क्लास का आपका पहला क्वेश्चन आज का ये रहा। सो लेट्स स्टार्ट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए क्लाइंट सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट इज प्लेस इन क्वाइट एंड डार्केंड रूम। यानी क्लाइंट को जिसको सीवियर PIH है, इसको रिसीविंग यानी इसको स्टार्टेड किया गया है मैग्नीशियम सल्फेट, वो भी कहाँ पे, क्वाइट और डार्क रूम है जहाँ पे शांति है। नर्स बेसिस दिस एक्शन ऑन द फॉलोइंग अंडरस्टैंडिंग। अब जो ये जो क्लाइमेट यहाँ पे रेडी हुआ है इस पेशेंट्स के लिए, तो नर्स अपने बेस के अकॉर्डिंग क्या एक्शंस, मतलब उसका इस बारे में समझ में आ रहा है, नर्स को क्या समझ में आ रहा है इस पॉइंट से कि भाई MgSO4 किसी सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन वाली लेडी को स्टार्ट किया गया है, वो भी क्वाइट और डार्क इन। तो क्यों किया गया है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है द क्लाइंट इज रेस्टलेस। सेकंड ऑप्शन है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कॉजेज फोटोफोबिया। नॉइज और ब्राइट यानी लाइट में प्रेसिपिटेट ए कन्वर्जन और एक्सटर्नल स्टिमुलाई आर एन्यूरिंग टू क्लाइंट PIH। ठीक है, तो देखिए पॉइंट यहाँ पे क्या है,
बात करें MgSO4 की, ठीक है, तो MgSO4 किस क्लास की ड्रग है? एंटी कन्वर्जेंट, एंटी कन्वर्जेंट, ठीक है। अब इस क्लाइंट को हो क्या रहा है? इस क्लाइंट को हो रहा है सीवियर PIH, यानी यहाँ पे कंडीशंस क्या होने वाली है? कैंडिडेट का BP एलिवेटेड है, ठीक है, के साथ साथ में इडिमा है, साथ साथ में यहाँ पे प्रोटीन यूरिया भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसी कंडीशंस के साथ में यहाँ पे हो क्या रहा है? इस कैंडिडेट्स को फिट्स आने लग गए। क्या आने लग गए हैं? कन्वर्जन आने लग गए, ठीक है। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि कन्वर्जेंस जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनको हम एक्सटर्नल जितनी भी स्टिमुलेंट्स होते हैं, लाइक डेट, जैसे मैं आपको बताऊं, नॉइज हो गया, ठीक है, लाइटिंग हो गई, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी जो उसको ट्रिगर करे, उसके स्टिमुलेंट को, तो ऐसी चीज़ों से हम उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। किसको? जिसको कन्वर्जेंस आए हुए हैं या कन्वर्जेंस आने की शिकायत जिस पेशेंट्स को है। MgSO4 वाला ये जो क्लाइंट है, सवाल यहाँ पे भी यही है कि इसको फिट्स आ रहे हैं, तो हमारे पास सबसे बड़ा एम क्या रहेगा कि जब भी हम कोई एंटी कन्वर्जेंट ड्रग किसी को प्रीफर कर रहे हैं या प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को हम स्टिमुलेंटों से बचा के रखें। इसीलिए इस क्लाइंट को क्वाइट और डार्क रूम में रखा गया है, ताकि आप यहाँ पे लेस ऑफ ब्राइटनेस हो, मतलब लाइट का कम हो, यानी क्लाउडनेस डार्कनेस रहेगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो कैंडिडेट है उसको कोई भी स्टिमुलाई ट्रिगर नहीं करेगी। और सेकंड चीज, वहाँ पे क्वाइटनेस रखा गया है, काम रखा गया है, कूल एनवायरनमेंट जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं, कूल एंड काम एनवायरनमेंट जो है प्रोवाइड करता है। क्यों करते हैं? ताकि कोई भी स्टिमुलेंट जो है वो क्लाइंट को क्या नहीं करे? ट्रिगर नहीं करे। क्लाइंट को क्या नहीं करे? ट्रिगर नहीं करे। अगर ट्रिगर करेगा तो कन्वर्जेंस में उसको और ज़्यादा वर्स्ट कंडीशंस क्रिएट हो सकती है। तो हमें, हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि हम उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें पेशेंट को जिससे उसका स्टिमुलाई जो भी कोई स्टिमुलेंट जो है वो एक्टिव ना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या है? क्लाइंट इज रेस्टलेस, तो क्लाइंट रेस्टलेस ना होगा यहाँ पे। क्लाइंट यहाँ पे कैसा हो सकता है? एंग्जियस हो सकता है। क्लाइंट यहाँ पे एंग्जियस हो सकता है, यानी एंजाइटी वाला हो सकता है, या फिर हाइपर एक्टिव हो सकता है। ये रिएक्शंस यहाँ पे हो देखने को आपको मिल सकती है, बट रेस्टलेसनेस नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है? एलिवेटेड बीपी कोज फोटोफोबिया। तो आपको याद रखना है, फिजियोलॉजिकली अगर BP एलिवेट जो हो रही है, ठीक है, तो वो फोटोफोबिया कॉज नहीं करती, ठीक है। तो ये ऑप्शंस भी यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? एलिमिनेट हो जाता है। थर्ड बात करें तो थर्ड आपका क्वेश्चन से यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है। कैसे? देखिए, नॉइस और ब्राइट यानी लाइट, मैंने आपको बताया मे प्रेसिपिटेट यानी ट्रिगर करती है टू ए कन्वर्जन, तो ये बिल्कुल सही बात है। और इसी से प्रिवेंशन करने के लिए हम क्लाइंट को हमेशा ऐसे एनवायरनमेंट में रखते हैं जहाँ उसको ये चीज़ें क्या नहीं करें? ट्रिगर नहीं करें। तो ये ऑप्शन से आपका इस क्वेश्चन के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है कि इसके लाइट को हमने क्वाइट और डार्क एंड रूम में क्यों रखा है, ताकि इस MgSO4 जब हम इसको प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल स्टिमुलाई आर एन्यूइंग टू द क्लाइंट विथ PIH, ठीक है। तो ये ऑप्शंस भी यहाँ पे बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। ये ऑप्शंस भी आपका यहाँ पे सही नहीं है। सो मेन पॉइंट यही है, आपको इतना सा याद रखना है कि जब भी कोई एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स किसी भी पेशेंट्स को हम चलाते हैं, या प्रेस्क्राइब की हुई है या प्रेफर कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, तो क्लाइंट के आसपास सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? कूल और काम, और लेस ट्रिगर होना चाहिए, लेस स्टिमुलेंट होना चाहिए, ताकि उसको कोई भी स्टिमुलाई ना हो, ठीक है। ठीक है। और लास्ट ऑप्शन भी देखिए क्या कह रहा है? एक्सटर्नल स्टिमुलाई एन्यूइंग टू द क्लाइंट विद PIH, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो होती है वो कन्वर्जेंट को हमेशा इंक्रीज करती है, ठीक है। एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई होती है, जो अभी मैंने आपको बताया, ये सब एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, नॉइजेज है, ब्राइटनेस है, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है वो कन्वर्जन को इंक्रीज करती है, इंड्यूस करने के हेल्प करती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट नहीं जाएगा। तो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका जाने वाला है C। याद रखना है हमेशा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा इसमें इश्यूज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, 26 ईयर्स की एक ओल्ड क्लाइंट है जो एडमिट हुई है लेबर में, ठीक है। और लेबर से वो डिलीवर होके रिकवरी रूम पोस्टमार्टम यूनिट में आ गई है। 26 ईयर ओल्ड लेडी है। नर्स कंप्लीट हर असेसमेंट, नर्स ने अपना असेसमेंट भी कंप्लीट कर लिया है, एंड डिटरमाइन करती है क्लाइंट इज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। अब द नर्स कंप्लीट हर असेसमेंट एंड डिटरमाइन द क्लाइंट इज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर।
क्लाइंट किस में है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में है। द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट हर। अब आपको ये पता है कि लेबर की फर्स्ट स्टेज क्या है, लेबर की फर्स्ट स्टेज है चू लेबर पेन से लेके चू लेबर पेन, ठीक है, चू लेबर पेन से लेके कहाँ तक है, सर्वाइकल डायलेशन तक, सर्वाइकल डायलेशन, फुल सर्वाइकल डायलेशन, ठीक है, फुल सर्वाइकल डायलेशन। तो ये जो स्टेज यहाँ से स्टार्ट हो गई यहाँ तक जा रही है, इसी को हम फर्स्ट स्टेज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल क्या है आपसे कि नर्स शुड इंस्ट्रक्ट हर। अब नर्स यहाँ पे इस स्टेज में उस लेडी को क्या इंस्ट्रक्शन देने वाली है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन क्या है, टू होल्ड होल्ड हर ब्रीथ ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शंस। या तो आप उस लेडी को ये कहें कि आप कॉन्ट्रेक्शंस के दौरान अपनी ब्रीथ को होल्ड करें, तो बिल्कुल नहीं करना है, याद रखना है, बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर लेडी को ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो O2 जो है उसकी कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी किसमें, फीटल में, ठीक है, सीन इन फीटल, ठीक है। फिर है टू बी फ्लैट ऑन हर बैक, कि आप उस लेडी को इस तरह से कहने वाले हैं कि आप सुपाइन पोजीशन में लेट जाइए, या बैक मतलब फ्लैट आपका बैक होना चाहिए, तो ये भी हम नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा कहा तो ये कोज करता है इंफीरियर वेना कावा सिंड्रोम, IVC सिंड्रोम कोज करता है, इंफीरियर वेना कावा सिंड्रोम, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूट्रस कैसा है आपका, यूट्रस कैसा है आपका, साइज में बड़ा है, यूट्रस जो है साइज में क्या है, बड़ा है, और जाहिर सी बात है IVC जो है इसके ऊपर इसका प्रेशर लगातार पड़ता रहेगा, और जैसे ही आप क्लाइंट को सुपाइन पोजीशन देते हैं तो IVC क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, IVC क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, और IVC कंप्रेस हो गई तो क्लाइंट को क्या हो जाएगा, इंफीरियर वेना कावा सिंड्रोम हो सकता है। तो इसलिए हम सुपाइन पोजीशन से इसको प्रेफर नहीं करते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए लास्ट ऑप्शन क्या है, टू पुश बिफोर बिकमिंग फुली डायलेटेड, डायलेशन से पहले आप पुश कीजिए, ऐसा अपन उसको कहते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत चीज, क्योंकि अगर वो लेडी फुल डायलेशन से पहले ही अगर पुश करने लग जाएगी तो जाहिर सी बात है क्या कोज करेगा, क्या कोज करेगा, ये कोज कर सकता है पेरिनियल टीयर कोज कर सकता है, पेरिनियल टीयर कोज कर सकता है। इसके अलावा स्वेलिंग फीटल स्कैल्प पे देखने को मिल सकती है आपको, स्वेलिंग ऑन फीटल स्कैल्प, ठीक है, फीटल स्कैल्प, ठीक है, ये देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपको ट्रोमा देखने को मिल सकता है, अगर वो लगातार प्रेशर बनाती रहेगी, पुश करती रहेगी और डायलेशन हुआ ही नहीं है सर्विक्स का, तो जाहिर सी बात है क्या होने के चांसेस रहेंगे, ट्रोमा होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और इसके साथ साथ क्या हो सकता है और क्या हो सकता है, सर्वाइकल इडीमा हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, सर्वाइकल इडीमा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन पे आपका गलत हो गया कि हमें डायलेशन से पहले कैंडिडेट को पुश करने के लिए नहीं कहना है, ठीक है। अब कहना कब है, ये पॉइंट है, तो कहना कब है हमें not to push with her contraction not to push with her contraction, ठीक है। तो अभी नोट टू पुश विथ हर कॉन्ट्रेक्शन, ये पॉइंट आपको क्या कह रहा है, ये पॉइंट आपको ये कह रहा है कि यहाँ पे हम अभी कहाँ पे हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में है। अब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हमें नॉट टू पुश विथ हर कॉन्ट्रेक्शन इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है आपको, क्योंकि आपको अलाउ मतलब यहाँ पे क्या होगा, हम पुश कब करते हैं, पुश अलाउ, ठीक है, पुश अलाउ कब करते हैं, आफ्टर द डायलेशन, आफ्टर द डायलेशन, ठीक है। अब आफ्टर द डायलेशन, अब जैसे बात करें फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की, मैं बात करूँ आपको, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की बात करें तो अपनी फेजेस कौन सी होती हैं, लेटेंट होती है, एक्टिव होती है, ट्रांजिशन होती है, और ट्रांजिशन होती है, ठीक है, ट्रांजिशन होती है। अब ट्रांजिशन ही एक ऐसी फेज है जहाँ पे 8 to 10 सेंटीमीटर जो है सर्वाइकल डायलेट हो जाएगा, जिसको अपन फुल सर्विक्स डायलेशन कहते हैं, फुल सर्वाइकल डायलेशन कहते हैं, ठीक है, फुल सर्वाइकल डायलेशन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे
आपको इतना बोला गया है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्लाइंट है और आप असेसमेंट कर रहे हैं, तब आप इसको क्या इंस्ट्रक्शन करोगे, तो आप यही इंस्ट्रक्शन करोगे कि जब तक आप सर्वाइकल डायलेशन पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको पुश नहीं करना है, जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं आने दीजिए। ठीक है, ठीक है। सेकेंड चीज आपको एक बात और याद रखनी है कि पुशिंग के समय आपको मेन चीज याद रखना है डीप एंड सैलो ब्रीथ, डीप एंड सैलो ब्रीथ, डीप एंड सैलो ब्रीथ। ठीक है, डीप एंड सैलो ब्रीथ के लिए आप बोलेंगे, इसके बाद क्लाइंट जो है वो एक्सेल करे टू शॉर्ट, ठीक है, एक्सेल वो करे टू शॉर्ट पेंट्स। ठीक है, यानी जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन का फ्लो गया या जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होने के बाद वो कैंडिडेट दो शॉर्ट पेंट्स में अपनी जो ब्रीथ उसने डीप इनहेल की है वो एक्सेल करे। इस तरह से क्या होता है, पुश का तरीका होता है। और हमेशा नोज को इनहेल किस तरह से किया, जो सॉरी ब्रीथिंग को आप इनहेल किससे करेंगे, नोज से करेंगे। ये बात आपको याद रखना। अगर माउथ से वो कंटिन्यूस इस चीज़ को फॉलो करती है तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, टायर्ड हो जाएगी। तो इसलिए नोज से वो इनहेल करे और माउथ से एक्सेल करे टू शॉर्ट पेंट्स में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये कब करते हैं, जब सर्वाइकल पूरी तरीके से डायलेशन हो जाए, जो कि ट्रांजिशन या फिर आप बोल सकते हो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, जहां हमारा उस लेडी का मतलब फुल्ली सर्वाइकल सर्विस जो है वो डायलेटेड हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में आपको इतना सा बोला गया है कि जब आप किसी भी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की लेडी को असेसमेंट कर रहे हैं तो आपका इंस्ट्रक्शन यही रहेगा कि कॉन्ट्रैक्शन आने दीजिए, लेकिन आपका पुशिंग जो एफर्ट्स है वो आफ्टर डायलेशन ऑफ द सर्विक्स ही आपको अप्लाई करना है। वो किस तरह से अप्लाई करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है, सी रहेगा। ठीक है, क्या रहने वाला है, सी रहेगा कि आप उसको इंस्ट्रक्शन क्या करने वाले हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्शंस के जैसे ही आपका ब्लो कंप्लीट होता है कॉन्ट्रैक्शन का और सर्विक्स आपका पूरी तरीके से डायलेट हो जाता है फुल्ली तरीके से, तो आपको जो पुश है वो अलाउ करना। ठीक, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन एडिशन टू चेंजिंग द मदर पोजिशन टू रिलीव कोड प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ सवाल देखिए क्या है, इन एडिशन टू चेंजिंग द मदर पोजीशन, यानी मदर की पोजीशंस में चेंजिंग कुछ एडिशन हो रहा है और वो क्यों कर रहे हैं अपन, रिलीव कोड प्रेशर, कोड के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था इसलिए उस प्रेशर को हम कम करने के लिए ये चीज कर रहे हैं। तो द नर्स में एम्प्लॉय द फॉलोइंग मेजर्स इन द इवेंट दैट सी ऑब्जर्व द कोड आउट ऑफ वेजाइना। अब सवाल ये है कि आप मदर की पोजीशंस को क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं यानी चेंज कर रहे हैं। अब सवाल ये हो गया है कि आपको करना क्या है, ये आप इसलिए कर रहे हैं ताकि कोड के ऊपर जो प्रेशर है वो क्या हो जाए, रिलीव हो जाए। अब सवाल ये हो गया है कि सवाल ये है कि कोड जो है वो आउट हो चुकी है। ठीक है, तो कोड आउट हो चुकी है तो यहाँ पे एज ए नर्सिंग स्टाफ आपका देखिए क्या लिखा हुआ है, सी ऑब्जर्व द कोड आउट ऑफ द वेजाइना। तो नर्स जो है वो फॉलोइंग मेजर्स इन द इवेंट, अब इस इवेंट में नर्स जो है वो कौन सा ऐसा एक्शंस जो है वो टेक करने वाली है या करने वाली है जब कंडीशंस कैसी हो, जब वो ऑब्जर्व कर रही है कि वेजाइना से बाहर जो है कोड आउट हो चुकी है और आप क्या कर रहे थे, मदर की पोजीशंस को चेंज कर रहे थे, एडिशन करने रहे थे, इसलिए कोड के प्रेशर को कम करने के लिए। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है, इमीडिएटली प्योर or sorry sterile saline on the cord and repeat this every 15 minutes to prevent drying. Okay, cover the cord with wet sponge। याद रखना है कोड को कभी भी वेट स्पंज से कवर कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कोई खास स्पेसिफिकली बताया नहीं है कि भाई वेट स्पंज जो है वो किस चीज़ का है। ठीक है, ना यहाँ पे सलाइन का दिया है ना वाटर का दिया है, कोई भी नहीं दिया है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये ऑप्शन तो अकॉर्डिंग गलत है। नेक्स्ट देखिए, अप्लाई ए कोड क्लैम्प टू द एक्सपोज कोड एंड कवर विथ स्टाइल टावर। ये बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों, कि मान के चलिए कि यहाँ पे कोड जो है वो निकल चुकी है, ठीक है, और यहाँ पे आपने कोड क्लैम्प अप्लाई कर दी, ठीक है, तो कोड अभी डिलीवर तो हुआ ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो सर्कुलेशन जाना चाहिए था वो सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, कोड क्लैम्प करते ही बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज सर्कुलेशन हो जाएगा। और सर्कुलेशन कहाँ जा रहा है, बेबी की तरफ जा रहा है, तो फीटस को क्या होने वाला है, इम्फेक्ट होगा कि नहीं होगा, होगा।
तो अगर आप एक्सपोज कोड में कोड क्लैम्प अप्लाई कर देते हैं तो जाहिर सी बात है फीटल सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो जो कि हमें नहीं करना है। तो ये ऑप्शन भी हम नहीं करेंगे, तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। लास्ट ऑप्शन देखिए, कीप द कोल्ड वार्म, बिल्कुल ठीक है। मॉइस्ट बाय कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ वार्म स्टेराइल सलाइन कंप्रेशन, ठीक है। अब सवाल हमारे पास ये है कि आउट कोड को हमें किस तरह से मतलब सेफ रखना है, क्या करें हम। तो ऑप्शन आपके पास 2 आए। अब एक ऑप्शन आया पहला जिसमें आपने स्टेराइल सलाइन को डाल दिया है और रिपीट आप इसी प्रोसीजर को कर रहे हैं हर 15 मिनट में ताकि वो ड्राई ना हो। लास्ट ऑप्शन आपको ये कह रहा है कि आप कोड को वार्म रखिए और मॉइस्ट करते रहिए कंटिन्यूस आप एप्लीकेशन वार्म स्टेराइल सलाइन कंप्रेस। तो देखिए हमेशा आपको याद रखना है, राइट आंसर आपका जाने वाला है डी। जब भी एक्सपोज ऑफ कोड का क्वेश्चन हो, एक्सपोज ऑफ कोड, ठीक है, ठीक है, एक्सपोज ऑफ कोड का ऑप्शन हो जब ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बाहर की तरफ जैसे वेजाइना से आउट हो गई है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि स्टेराइल जो सलाइन है, स्टेराइल जो सलाइन है, ठीक है, ये कैसी होनी चाहिए, वार्म होनी चाहिए, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, कोल्ड आप कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड है और नॉर्थ साइड स्पेशल है, ठीक है, और वहाँ पे पहला ही ऑप्शन कोल्ड का दिया हुआ होता है और कैंडिडेट इतनी शीघ्रता में होता है बहुत जल्दी में ही ये आंसर क्लिक कर देते हैं। आपको हमेशा याद रखना है एक्सपोज कोड कंडीशंस में हमेशा वार्म स्टेराइल सलाइन यूज किया जाता है फॉर द सॉकिंग या प्यूरिंग, ठीक है, ताकि ड्राइनेस को आप प्रिवेंट कर सकें। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा कि आप कोड को वार्म रखने वाले हैं और मॉइस्ट रखेंगे आप स्टेराइल सलाइन जो कि वार्म होनी चाहिए, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और पहला ऑप्शन क्यों नहीं है सही, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेराइल सलाइन का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो स्टेराइल सलाइन यहाँ पे अभी ना स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना कोल्ड है ना वार्म है, जबकि यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में आपके सामने वार्म लिखा हुआ है। तो आप एज ए क्लियरली मेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑप्शन आपका राइट जाने वाला है डी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि हम स्टेराइल सलाइन कंप्रेस जब अपन इसको करते हैं मॉइस्ट से, ये बेटर किसके लिए होता है, तो याद रखना है फॉर बेटर फीटल सर्कुलेशन, ठीक है, फॉर बेटर फीटल सर्कुलेशन, ठीक है, ये आपको याद है। बेटर फीटल सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए हम कोड जो एक्सपोज हो चुके हैं उसको वार्म स्टेराइल सलाइन के साथ में क्या करते हैं, कंप्रेस करके रखते हैं ताकि जो टेम्परेचर है और जो क्लाइमेट है कोड का, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से वो क्या नहीं हो, ड्राई, ठीक है। तो राइट आंसर से यहाँ पे आपका क्या जाने वाला है, डी जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग साइन माइट इंडिकेट ए कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस विद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से साइन हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस जब डिलीवरी की सॉरी ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस कैसा हुआ है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के साथ, जो कि नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, नॉर्मल प्रेजेंटेशन है। लेकिन आपसे फिर भी ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कॉम्प्लिकेशन पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीचे कोई ऑप्शन आपको ऐसा दिया हुआ है जो कॉम्प्लिकेशंस को बता रहा है कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के लेबर में भी कोई कॉम्प्लिकेशंस जो है वो इंडिकेट कर रहा है। अभी कौन सा है देखिए, फीटल टेकिकार्डिया टू 170 बीट पर मिनट ड्यूरिंग ए कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, तो इसको हम माइल्ड एक्सीलरेशन कहते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो माइल्ड टेकिकार्डिया, माइल्ड टेकिकार्डिया, क्योंकि नॉर्मल एफएचआर कितना होता है, नॉर्मल एफएचआर कितना होता है 120 टू 160 बीट्स पर मिनट, ठीक है, और यहाँ पे गई कितनी है ये 170, तो ये कॉम्प्लिकेशन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, तो माइल्ड टेकिकार्डिया में कहलाता है, इसलिए ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। नोजिया एंड वोमिटिंग 8 टू 10 सेंटीमीटर डायलेशन, ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको बताया है 8 टू 10 सेंटीमीटर डायलेशन आपको कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है, फर्स्ट स्टेज में देखने को मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में देखने को मिलता है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में भी अपन बात करें तो कौन सी स्टेज में आपको देखने को मिलेगा, तो फेज होती है आपकी थर्ड वाली, ट्रांजिशन जो फेज होती है, ट्रांजिशन जो फेज होती है इसमें आपको याद रखना है सर्वाइकल जो डायलेशन है, सर्वाइकल जो डायलेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है, सर्वाइकल डायलेशन जो है वो पूरी तरीके से फुल डायलेट हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में नोजिया और वोमिटिंग होना एक मदर को कॉमन चीज है, ठीक है, कॉमन चीज है, तो ये भी कॉम्प्लिकेशंस की कैटेगरी में नहीं आता है। अब सवाल चले, कॉन्ट्रैक्शन लास्टिंग 60 सेकेंड, ठीक है,
तो कॉन्ट्रैक्शन आपको पता है, ट्रांजिशन फेज की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन लास्टिंग 60 सेकेंड, यानी कॉन्ट्रैक्शन जो है लास्ट 60 सेकेंड तक रहते हैं, तो ये भी नॉर्मल चीज़ें हैं, ये भी नॉर्मल चीज़ है। तो नॉर्मल चीज़ है तो कॉम्प्लिकेशन तो हुआ नहीं, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, क्रॉस हो गया। ठीक है, तो यानी 3 ऑप्शंस आपके बिल्कुल नॉर्मल हैं और इन्हें हम काउंट नहीं करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की कैटेगरी में। लेकिन लास्ट ऑप्शन आप देखिए क्या है, अपीयरेंस ऑफ डार्क कलर एम्नियोटिक फ्लूइड। अगर बेबी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के साथ है और लेबर प्रोसेस हो रहा है, लेकिन एम्नियोटिक फ्लूइड जो है उसका कैसा है, डार्क कलर का है। जबकि आप नॉर्मली आप जानते हैं एम्नियोटिक फ्लूइड जो होता है नॉर्मली कैसा होता है, क्लियरली या फिर वोटरी। ठीक है, क्लियरली वोटरी यानी ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे वेरिएशंस आपको दिया गया है, डार्क कलर एम्नियोटिक फ्लूइड यहाँ पे आपको शो हो रहा है, अपीयरेंस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लिकेशंस कहाँ पे क्रिएट हुआ, यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो राइट आंसर आपका क्या जाने वाला है, डी जाने वाला। ठीक है, अब फर्दर थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में, जैसे जो बेसिकली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं उन पे अपन चर्चा कर लेते हैं। एम्नियोटिक फ्लूइड पे ज़्यादातर आई थिंक आप सभी लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एम्नियोटिक फ्लूइड की मैं बात करूँ, ठीक है, एम्नियोटिक फ्लूइड की बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका ग्रीनिश कलर का। ठीक है, अगर मान के चलिए कि ग्रीनिश कलर का अगर एम्नियोटिक फ्लूइड है, अगर ग्रीनिश कलर का एम्नियोटिक फ्लूइड है तो ये किस कंडीशंस को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये किस कंडीशन को दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है म्यूकोनियम एस्पायरेट, म्यूकोनियम एस्पायरेशन। ठीक है, बेबी जो है वो म्यूकोनियम जो है, ठीक है, फर्स्ट स्टूल जो आफ्टर द डिलीवरी बेबी करता है उसको क्या कर गया है, वो एस्पायरेट कर गया है। कोई भी रीजन हो सकता है, कंप्रेशन की वजह से कर सकता है। ठीक है, अब ये म्यूकोनियम एस्पायरेट करने की वजह से क्या होने वाला है, फीटल चला जाएगा किसमें, डिस्ट्रेस। फीटल किस में चला जाएगा, डिस्ट्रेस में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो गया है। इसकी वजह से कि म्यूकोनियम बच्चे ने एस्पायरेट कर लिया है, जिससे आपका जो म्यूकोनियम, अब सॉरी, जो एम्नियोटिक फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा अपीयरेंस वो किस तरह का देखने को मिलेगा, ग्रीनिश कलर का देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि म्यूकोनियम जो है वो पास कर दिया है बेबी ने। ठीक है, सेकंड बात कर लेते हैं सैफ्रॉन, सेकंड बात कर लेते हैं सैफ्रॉन कलर की। अब सैफ्रॉन कलर की बात करूँ तो सैफ्रॉन कैसा कलर होता है, रेड प्लस येलो, रेड प्लस येलो सॉरी, रेड प्लस येलो नहीं होता है, ग्रीनिश प्लस येलो होता है। सैफरन कैसा होता है, ग्रीनिश येलो। ठीक है, ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, तो ये इंडिकेट करता है पोस्ट मैच्योरिटी। ये किसको इंडिकेट करता है, पोस्ट मैच्योरिटी। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कंफ्यूज भी हो जाते हैं अपन, क्योंकि मैथ्स नहीं कर पाते हैं इसलिए। ठीक है, तो सैफरन कलर में आपको याद रखना है, ग्रीनिश येलो कलर का आपका एम्नियोटिक फ्लूइड दिखे, इसका मतलब है कि जो बेबी है वो पोस्ट मैच्योरिटी को इंडिकेट कर रहा है। ये कंडीशंस जो है वो पोस्ट मैच्योरिटी को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड। जैसे मैं बात करूं तो जड़ जैसे इसमें अभी दिया गया है जैसे इसमें दिया गया डार्क कलर का। ठीक है, तो डार्क कलर अगर एम्नियोटिक फ्लूइड है, ठीक है, या फिर डार्क कलर है, या फिर कैसा है, टोबैको का जूस, टोबैको जूस। ठीक है, डार्क कलर हो, टोबैको जूस हो, ठीक है, या फिर ब्लैक ब्राउन कलर। एम्नियोटिक फ्लूइड अगर डार्क कलर का है या टोबैको जूस है या ब्राउन कलर का है, ठीक है, तो ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है इंट्रा यूटेराइन डेथ को। किसको बता रहा है ये, इंट्रा यूटेराइन डेथ। बेबी जो है वो इंटरनली यूट्राइन में भी क्या हो गया है, डेथ हो चुकी है उसकी। ठीक है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए एम्नियोटिक फ्लूइड किस कलर का इंडिकेट होगा, डार्क कलर का होगा या टोबैको जूस जैसा होगा या फिर आपका ब्राउन कलर। ठीक है, फोर्थ कलर की बात करें तो फोर्थ हो जाता है गोल्डन कलर। इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया गोल्डन कलर है। गोल्डन कलर कैसे हो सकता है, रेड प्लस येलो, रेड प्लस येलो। गोल्डन कलर किसको
क्यों इंडिकेट करेगा? तो गोल्डन कलर इंडिकेट करता है RH जो फैक्टर्स है, तो इनके इनकॉम्पेटिबिलिटी की वजह से, इनके इनकॉम्पेटिबिलिटी की वजह से, ठीक है, जो हीमोलाइसिस होगा, जो हीमोलाइसिस होगा उसकी वजह से एमनियोटिक कलर कैसा हो जाएगा? एमनियोटिक फ्लूइड का कलर गोल्डन कलर, ठीक है, ये बात आपको याद है, ठीक है। और अगर फ्रेश रेड है तो वो हेमरेज को दर्शा रहा है, अगर फ्रेश रेड कलर का है तो वो किसको बता रहा है? हेमरेज को बता रहा है, ये आपको याद है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली कुछ एमनियोटिक फ्लूइड के जो वेरिएशंस थे वो मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो पूरी तरीके से अब हो गया है आपका क्लियर कि यहाँ पे जो बाकी 3 ऑप्शंस थे वो नॉर्मली देखने को मिलेंगे, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है डार्क कलर एमनियोटिक फ्लूइड तो इंडिकेट कर रहा है कि बेबी में कोई ना कोई इश्यू जरूर है या कॉम्प्लिकेशन जो है वो है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जा रहा है ये किसमें? IUD में, फाइनली इंट्रायूटेराइन डेथ जो है वो हो चुकी है, ठीक है, ये बात आपको याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक क्लाइंट है जो एडमिट हुआ है, ठीक है, हॉस्पिटल में फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है, ऑनिंग टू गेस्टेशन ऑफ 42 वीक्स कंफर्म बाय डेट्स एंड अल्ट्रासाउंड, यानी क्लाइंट है जो 42 वीक का कंफर्मेशन डेट और USG के द्वारा हो चुका है और लेबर इंडक्शन के लिए जो है वो एडमिट हुआ है, 42 वीक का उसका गेस्टेशन लाइफ है अभी। when she is dilated 3 सेंटीमीटर, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फंस रहा है, when she is dilated 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड चीज देखिए कॉन्ट्रेक्शन ऑफ 70 सेकेंड, कॉन्ट्रेक्शन उसके कितने समय आ रहे हैं? 70 सेकेंड्स में आ रहे हैं, सेकेंड्स के हैं, ठीक है। और सी इज रिसीविंग ऑक्सीटोसिन, और वो रिसीव कर रही है ऑक्सीटोसिन को, तो द नर्स फर्स्ट इंटरवेंशन शुड बी 2, ये आपसे क्वेश्चन। क्लाइंट का गेस्टेशन वीक कितना है? 42, ठीक है। डायलेशन कितना है? 3 सेंटीमीटर। कॉन्ट्रेक्शन कितने समय से? 70 सेकेंड के लिए आ रहे हैं, ठीक है, 70 सेकेंड्स के आ रहे हैं, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन जो है इसको चालू है, ऑक्सीटोसिन जो है वो चालू है, ठीक है। अब देखिए, आप सवाल देखिए क्या है, 3 सेंटीमीटर डायलेटेड है, इसका मतलब ये क्लाइंट किस स्टेज में है? फर्स्ट स्टेज में, किस स्टेज में है? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की बात करें तो 3 स्टेज हैं, फर्स्ट होती है आपकी लेटेंट, जिसको अपन हिडन भी बोलते हैं, जिसको अपन हिडन भी बोलते हैं, फिर होती है एक्टिव, और लास्ट होती है आपकी ट्रांजिशन, लास्ट होती है आपकी ट्रांजिशन, ठीक है, लास्ट होती है आपकी ट्रांजिशन। बात करें लेटेंट पे, तो लेटेंट में आपको 1 से 3 सेंटीमीटर जो है वो डायलेशन देखने को मिलेगा, एक्टिव में आपको 4 to 7 सेंटीमीटर डायलेशन देखने को मिलता है, और ट्रांजिशन में आपको 8 to 10 सेंटीमीटर डायलेशन आपको देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? ये तो हो गया सर्वाइकल डायलेशन की बात, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रेक्शन, ये कॉन्ट्रेक्शन पॉइंट क्लियर होते हैं आपके क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर होता है। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रेक्शन की, तो कॉन्ट्रेक्शन की बात करें, ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्शन की बात करें, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन की बात करें तो देखिए, लेटेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो लेटेंट में क्या होता है? लेटेंट में 15 to 30 सेकेंड्स के लिए कॉन्ट्रेक्शन आएंगे, ठीक है, 15 to 30 सेकेंड्स पर कॉन्ट्रेक्शन आते हैं, आते कितने समय में है? 15 से 30 मिनट, ठीक है, 15 से 30 मिनट। बात करें एक्टिव की, तो एक्टिव में कितना रहेगा? तो एक्टिव में 30 to 60 सेकेंड जो है वो कॉन्ट्रेक्शन का टाइमिंग हो जाता है, लेकिन कितने समय के लिए रहता है ये? ये रहेगा आपका 3 to 5 मिनट, यानी 3 to 5 मिनट के टाइमिंग ड्यूरेशन में 30 से 60 सेकेंड तक के लिए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो फ्लो कर रहा है या आ रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी लास्ट स्टेज ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन में बात करें तो 45 से 90 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन आता है, वो भी एवरी 2 to 3 मिनट, एवरी 2 to 3 मिनट, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब सवाल ये है, क्लाइंट आपका कहाँ है? देखिए, क्लाइंट 42 वीक पे है और 3 सेंटीमीटर डायलेट, यानी पॉइंट आपका कहाँ फंस रहा है? ये अभी किस स्टेज में है? लेटेंट में। लेकिन अब लेटेंट की बात करें तो लेटेंट में कॉन्ट्रैक्शन आने चाहिए थे 50 to 30 सेकेंड, और आ कितने रहे हैं? 70 सेकेंड के लिए आ रहे हैं, तो राउंड अप पॉइंट कहाँ घूम रहा है? यहाँ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन इसका अभी 70 सेकेंड है, तो जाहिर सी बात है इसका जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन आएगा वो इससे ज़्यादा ही आने वाला है, ज़्यादा ही आएगा। और
आपने क्या कर दिया, स्टार्ट इसको ऑक्सीटोसिन स्टार्ट कर दिया, और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, कॉन्ट्रेक्शन को और ज्यादा इंड्यूस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो कॉन्ट्रेक्शंस इसको ऑलरेडी ही नॉर्मल नहीं है, और अगर ऑक्सीटोसिन और स्टार्ट कर दी तो कॉन्ट्रेक्शंस और ज़्यादा क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर कॉन्ट्रेक्शन ज़्यादा इंक्रीज हुए तो मदर के लिए और फीटस के लिए, दोनों के लिए ही, दोनों के लिए ही ये क्या चीज़ है, डेंजरस जा रही है। ये क्या चीज़ है, डेंजरस है। तो हमें अब करना क्या है, तो क्लियर सा पॉइंट है, चेक फीटल हार्ट टोन, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अकॉर्डिंग प्रायोरिटी ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। फीटल हार्ट टोन चेक करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, कोई इशू नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग प्रायोरिटी यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी हमारा जा रहा है किस पे, कि कॉन्ट्रेक्शन इसके नॉर्मल नहीं है, कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा है, और नेक्स्ट जो कॉन्ट्रेक्शन आने वाला है वो इससे भी ज्यादा है। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन हमने स्टार्ट कर दी है, तो इंड्यूस कॉन्ट्रेक्शन और ना बढ़े, क्योंकि क्लाइंट अभी लेटेंट में ही है, इसके बाद वो एक्टिव में जाएगा, देन ट्रांजिशन में जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन है नोटिफाई अटेंडिंग फिजिशियन, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये भी प्रायोरिटी आपका इंटरवेंशन नहीं है, क्योंकि बाकी ऑप्शन अभी अपन ने देखे नहीं है। टर्न ऑफ द आईवी ऑक्सीटोसिन, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे मिल गया, जो कि आपका प्रायोरिटी एक्शन यही है कि आप ऑक्सीटोसिन को सबसे पहले क्या करें, बंद करें, देन उसके बाद आप क्या करें, फिजिशियन को इन्फॉर्म करें। क्लियर है। और लास्ट ऑप्शन क्या है कि प्रिपेयर फॉर डिलीवरी बिकॉज द क्लाइंट इज प्रोबेबली इन ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन में तो है ही नहीं है, किसमें है, लेटेंट में है, किसमें है, लेटेंट में है। हो गया रेशनल क्लियर। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चनों से बिल्कुल नहीं घबराना है, आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है ना, तो आपके ये क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाएंगे। ठीक है, सवाल सिर्फ इतना है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ सिंपल सा पॉइंट एक ही क्वेश्चन से यहीं पे फंसा हुआ था बस, कि कॉन्ट्रेक्शन इसके लेटेंट स्टेज के अकॉर्डिंग नॉर्मल नहीं है, और इसको ऑक्सीटोसिन हमने दे दिया है, तो कॉन्ट्रेक्शन और ज्यादा बढ़ेंगे, तो हमें कॉन्ट्रेक्शन को क्या करना है, कम करना है, क्योंकि हाइपर कॉन्ट्रेक्शन वाली सिचुएशंस ना हो, इसलिए हम ऑक्सीटोसिन को क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग ए क्लाइंट फर्स्ट पोस्टमार्टम डे, ओप्स के क्वेश्चन हैं आज आपके, बहुत अच्छा है। द नर्स असेस दैट फंडस वाज लोकेटेड लेटरली टू द अम्बिलिकस। देखिए क्या क्वेश्चन है, ड्यूरिंग क्लाइंट फर्स्ट पोस्टमार्टम डे, यानी डिलीवरी हो चुकी है और पहला दिन है फॉलोइंग डिलीवरी या फर्स्ट पोस्टमार्टम डे है, जिसमें नर्स ने असेस किया कि क्लाइंट का जो फंडस है वो किधर जा रहा है, लेटरली टू अम्बिलिकस। जैसे ये मान के चलिए एब्डोमेन पोर्शन है और ये अम्बिलिकस है, तो जो फंडस का पोर्शन है वो लेटरली डिविएटेड हो रहा है, या लेटरली मतलब चेंज हो रहा है। ठीक है, दिस मे बी ड्यू टू, अब आपसे रीजन पूछा गया है कि फंडस जो इन्वोल्यूशन पीरियड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, क्या स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से इन्वोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, हो जाता है आफ्टर द डिलीवरी। जैसे प्लेसेंटा डिलीवर हुआ उसके बाद में जो ऑर्गन्स होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं वो किस में जाने की कोशिश करते हैं, प्री प्रेग्नेंट स्टेज में जाने की कोशिश करते हैं, प्री प्रेग्नेंट स्टेज में जो है वो जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम इन्वोल्यूशन कहते हैं। अभी यहाँ सवाल ये है कि इन्वोल्यूशन के दौरान ही हुआ क्या है कि फंडस जो है वो लेटरली लोकेटेड हो गया है अम्लाइकस से, तो ऐसा क्यों हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो एंड्रोमेट्राइटिस की वजह से हुआ है, फिब्रोइड ट्यूमर और यूट्रस इसकी वजह से हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू बॉवल डिस्टेंशन इसकी वजह से हो रहा है, या यूरिनरी रिटेंशन और डिस्टेंडेड ब्लेडर इसकी वजह से ये हो रहा है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए एक बात बताऊं आपको, ये क्वेश्चंस बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर है, और इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है कि यूट्रस हमेशा लेटरली फील हो या फिर आपको दिखे असेसमेंट के दौरान, उसका मेन रीजन सिर्फ एक ही होता है, वो क्या होता है, फुल यूरिनरी ब्लड। ये हमेशा आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, फुल यूरिनरी ब्लड। ठीक है, फुल यूरिनरी ब्लड। ठीक है, कि यूरिनरी ब्लैडर अगर फुल होगा तो जाहिर सी बात है यूट्रस जो है वो लेटरली क्या होता है, साइड में होता है, या फिर जो उसकी लोकेशन होती है वो कैसी होती है, साइड में होती है, अम्बलाइकस। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसका मेन रीजन क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर या तो फुल हो या फिर ब्लैडर डिस्टेंशन हो, वही वाली बात है, या यूरिनरी टेंशन की वजह से ये प्रॉब्लम हो। ठीक है, इसीलिए हम क्लाइंट को क्या कहते हैं, वॉइड द यूरिन।
ठीक है, इसीलिए ये पीएनआई भी पूछी गई है काफी बार। एज ए नर्सिंग स्टाफ आप क्या कहेंगे, तो वॉइड द यूरिन या एम्प्टी द ब्लैडर, या ऑप्शन में आपके सामने क्या होता है, एम्प्टी द ब्लैडर। और जैसे ही आप ब्लैडर को खाली करवाएंगे या फिर वो यूरिन करके जैसे ही क्लियर होगी, तो जाहिर सी बात है वापस फंडस या यूट्रस जो है वो अपनी लोकेशन में आ जाता है, क्योंकि ब्लैडर जो है वो एम्प्टी हो चुका है। ठीक है, और उसी वजह से यूट्रस जो है वो साइडली या लेटरली जो है वो लोकेट होता है। ठीक है, तो एंडोमेट्राइटिस की वजह से भी नहीं होगा, ना फिब्रोइड ट्यूमर की वजह से होगा, और ना ही बावल डिस्टेंशन की वजह से आपको ये शिकायत जो है वो देखने को मिलने वाली। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। एक क्वेश्चन लेकिन मेरे दिमाग में अब आ रहा है, सवाल पोस्टमार्टम डे पे है, इसलिए आपको हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि पोस्टमार्टम टाइम में एंडोमेट्राइटिस होने का रीजन क्या होता है। मोस्ट कॉमन कोज काफी बार पूछा गया है कि पोस्टमार्टम पीरियड्स में एंडोमेट्राइटिस जो होने के रीजंस होते हैं उसका मेन कारण क्या होता है, तो आपको याद रखना है प्रीटर्म प्रीमेच्योर लेबर प्रीटर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है कि पोस्टमार्टम टाइम में एंडोमेट्राइटिस होने का रीजंस क्या होता है कि प्री ट्रम अगर केसेस है और प्री मेच्योरली हम रप्चर कर देते हैं मेम्ब्रेन को, तो ये क्या है, मैं मतलब मोस्ट कॉमन कोज होता है किसके लिए, एंडोमेट्राइटिस के लिए होता है। ये बात आपको याद रखना। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। दूसरी चीज बात करें, देखिए जैसे बोवल डिस्टेंशन, ठीक है, तो पोस्टमार्टम के टाइम में बोवल डिस्टेंशन भी आपको देखने को मिलता है, और आई थिंक मेरे हिसाब से कॉन्स्टिपेशन, बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन भी आपको पोस्टमार्टम के टाइम में जो है वो देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलता है और बोवल डिस्टेंशन भी देखने को मिलता है, क्योंकि वॉकिंग मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, कम हो जाती है, बेड यूरिन पे क्लाइंट रहता है, इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन भी आपको देखने को मिल सकता है, और बोवल डिस्टेंशन भी रहता है। पैरालिसिस सॉरी जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो भी स्लो पड़ जाती है, इसलिए बोवल डिस्टेंशन या कॉन्स्टिपेशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बोवल डिस्टेंशन और कॉन्स्टिपेशन भी फंडस या यूट्रस को लेटरली अम्बलाइकस की तरफ मूव नहीं करता है, इसलिए ये ऑप्शंस भी आपका यहाँ पे गलत है, और फिब्रोइड यूट्रस तो बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आपको हमेशा मैंने एक गोल्डन टिप्स दे दिया है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है, इसका एक ही रैशनल यही दिया गया होता है, ये कुछ भी हिसाब से आपको दे सकते हैं, यूरिनरी डिस्टेंशन दे दे, डिस्टेंडेड ब्लड दे दे, यूरिनरी डिटेंशन दे दे, फुल ब्लैडर दे दे, जो भी ऑप्शन है वो सही है। और आपका पीएनआई ये रहता है कि आप क्लाइंट को वर्डिंग के लिए कहते हैं या एम्प्टी द ब्लैडर के लिए कहते हैं, या आपका मेन काम यही है कि आप ब्लैडर को खाली करें। खाली जैसे हो जाएगा तो यूट्रस वापस वैसे की वैसी इन्वोल्यूशन प्रोसेस में आने लग जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, द नर्स वुड बी कंसर्न if a client exhibit which of following symptoms during her postpartum stay. Nurse would be concerned if a client exhibit which of following symptoms during her postpartum stay। कहने का मतलब ये हो गया है कि नर्स जो है वो कंसर्न कर रही है क्या, कि कोई भी क्लाइंट अगर पोस्टमार्टम में स्टे कर रहा है हॉस्पिटल में, तो क्या क्या सिम्टम्स हमें नॉर्मली दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। लेकिन यहाँ पे क्या है, नर्स वुड बी कंसर्न, नर्स क्या है, कंसर्न करेगी, इसका मतलब है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कोई ऐसा सिम्टम्स है जो पोस्टमार्टम में नॉर्मली नहीं है, तो वहां पे नर्स उसको कंसर्न करने वाली है। अभी वो क्या है वो अपन देख लेते हैं। तो देखिए पल्स रेट जो है वो क्लाइंट की 50 से 70 रहने वाली है बीट पर मिनट बाय हर थर्ड पोस्टमार्टम डे, तो ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया आपको देखने को मिलता है। नॉर्मली पोस्टमार्टम के टाइम में आपको आफ्टर फॉलोइंग द डिलीवरी जो फीमेल है उसमें ब्रेडिकार्डिया के जो है साइन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि नॉर्मली होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर डायूरेसिस बाय हर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर थर्ड पोस्टमार्टम डे, तो ये भी क्या है, नॉर्मल, ये भी क्या है, नॉर्मल है। ठीक है,
उसके बाद डायफोरेसिस बाय थर्ड पोस्टमार्टम डे, तो ये भी क्या है, नॉर्मल है, ये भी क्या है, नॉर्मल है। तो आपको याद रखना है पोस्टमार्टम के टाइम में ब्रेडिकार्डिया और डायलिसिस और डायफोरेसिस, जो ये 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, ये तीनों ही कंडीशंस कैसी हैं, पोस्टमार्टम के टाइम में नॉर्मल है। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं अपन ये, वेजाइनल डिस्चार्ज और रूब्रा, सिरोसा देन रूब्रा। ध्यान से देखिए, वेजाइनल डिस्चार्ज या फिर जिसको रूब्रा अपन कह रहे हैं, सिरोसा देन रूब्रा। ठीक है, देन रूब्रा, जबकि यहाँ क्या आना चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, तो यहाँ आना चाहिए था, देखिए क्या होता है कि आफ्टर फॉलोइंग द डिलीवरी जो पोस्टमार्टम टाइम होता है, तो वहाँ पे वेजाइनल डिस्चार्ज जो है, वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो फ्लो होता है जब पोस्टमार्टम के टाइम पे। ठीक है, और वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है उसको अपन बोलते हैं लोकिया। क्या बोलते हैं अपन उसको, लोकिया बोलते हैं। ठीक है, लोकिया का जो टाइमर रहता है वो लगभग लगभग 15 दिन रहता है, या फिर अप टू वो जा सकता है 21 डेज तक, 21 डेज तक। यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चंस यहीं पे फंसा है, यहाँ पे फंसा कैसे है, कंसर्न कैसे करने वाले हैं, देखिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि नॉर्मली जो लोकिया का अमाउंट होता है वो 400 ml होता है, याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन लोकिया रुब्रा की। ठीक है, तो सबसे पहले रुब्रा की बात करें, लोकिया रुब्रा। ठीक है, तो ये 1 से 4 डेज में, जो स्टार्टिंग के 1 से 4 डेज होते हैं उसमें लोकिया रुब्रा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में सिरोसा देखने को मिलता है। ठीक है, 5 से 9 डेज तक, 5 से 9 डेज तक आपको कौन देखने को मिलेगा, सिरोसा देखने को मिलेगा, लोकिया सिरोसा। एंड लास्ट में कौन देखने को मिलता है, एल्बा। लास्ट में कौन देखने को मिलता है, एल्बा, जो 9 से लेके 15 डेज तक, या 10 से 15 डेज तक, सॉरी, 10 to 15 डेज जो है वो आपको लास्ट पीरियड में जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलता है एल्बा। ठीक है, अब देखिए रूब्रा, रूब्रा का टिक्स ये है कि रूब्रा कैसे कलर में होगा, रेड कलर में होगा। क्यों होता है रेड कलर का, रेड कलर का ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, इसमें आपको देखने को मिलता है इसमें देखने को मिलती है आपको ब्लड वेसल्स, डिस्चार्ज के अंदर बता रहा हूँ, ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलेंगी, इसके साथ में आपको टिश्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है, ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगे, टिश्यूज देखने को मिलेंगे, या फिर आपको डेसीडुआ देखने को मिलेगा, या फिर डेसीडुआ या डेसीडुआ के फ्रेगमेंट्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं, ब्लड क्लोट देखने को मिल सकता है, ब्लड क्लोट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन और आपको बता रहा हूँ, अगर क्लोट्स मोर देन 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा का साइज का है, इसी पीरियड में आपको देखने को मिलेगा। अगर क्लोट्स जो है 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा की साइज का है, तो आपको जाहिर सी बात है किसको इन्फॉर्म करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि ये एबनॉर्मल कंडीशन है। क्या कंडीशन है, एबनॉर्मल कंडीशन है, इसलिए डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो रूब्रा में कलर कैसा रहा आपका, रेड कलर का रहा, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स, टिश्यू और ये सब चीज़ें जो है वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो। बात कर लेते हैं अब सिरोसा की, तो सिरोसा में आपको 5 to 9 डेज के पीरियड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये किस कलर का होता है, ये येलोविश कलर का होता है। किस कलर का होता है, येलोविश कलर का होता है। यानी फर्स्ट आपका रेड कलर का रहा, सिरोसा आपका येलोविश कलर का रहता है। क्यों रहता है, इसमें आपका रीजन ये है क्योंकि इसमें आपकी सेल्स देखने को मिलेंगे, आपको डब्ल्यूबीसी देखने को मिलती है, सीरम देखने को मिलता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी आपको देखने को मिलेगी, सीरम आपको देखने को मिलता है, इसके अलावा पस आपको देखने को मिलता है, डेब्रिस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखें। और वुंड भी देखने को मिल सकता है, वुंड सेल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए सिरोसा जो है वो आफ्टर देन रुब्रा के एक्सक्रीट आउट होता है, जिसका टाइमिंग कितना है, 5 से 9 डेज तक लगभग ये आपको देखने को मिलता है। अब लास्ट में बच जाता है आपका एल्बा। एल्बा जो है वो वाइटिश कलर में देखने को मिलेगा, और उसका रीजन ये है कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है, एपिथेलियल सेल्स देखने को मिलती हैं, डेसिडुअल सेल्स देखने को मिलती हैं, एपिथेलियल सेल्स देखने को मिलेंगी, डेसिडुअल सेल्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और वाटर देखने को मिलता है। ठीक है, और लास्ट टाइमिंग इसका कितना है, 10 to 15 डेज। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था, देखिए, वेजाइनल डिस्चार्ज और रूब्रा सिरोसा देन रूब्रा, तो यहाँ रूब्रा ना होकर नॉर्मली क्या होता था, एल्बा होता। क्या होता है, एल्बा। सिरोसा के बाद में कौन आ रहा है, एल्बा आ रहा है, लेकिन फिर से रूब्रा आ रहा है। इसका मतलब है कि ब्लड क्लोट्स जो है उसके रह गए हैं, और वापस से फिर सिरोसा के बाद में रूब्रा अगर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि ब्लड क्लोट्स या ब्लड वेसल्स जो है वो उसके अंदर ही रह गई थी, और वो अब
बाहर निकल रही है, और ये कंडीशंस किस में जाती हैं आपकी, कॉम्प्लिकेशंस में जाती हैं या फिर किस में जाती है, एबनॉर्मल में जाती हैं। इसलिए नर्स कहाँ पे कंसर्न करेगी, यहाँ पे कंसर्न करेगी। इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है, सी रहेगा। क्लियर है, क्लियर। हाँ, और ये पैरामीटर्स आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी कंफ्यूज करता है बहुत बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका याद रहेगा तो क्लियर हो जाएगा, आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक पोस्टमार्टम क्लाइंट, होप्स के अच्छे क्वेश्चन है आज आपके पास। एक पोस्टमार्टम क्लाइंट है जो कंप्लेंट कर रहा है रेक्टल प्रेशर एंड सीवियर पेन, ओके, इन हर पेरिनियम, ओके, दिस में बी इंडिकेटिव ऑफ। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लाइंट है जो पोस्टमार्टम है और उसको सीवियर रेक्टल प्रेशर हो रहा है, रेक्टल प्रेशर हो रहा है, रेक्टल प्रेशर के साथ साथ उसको सीवियर पेन भी फील हो रहा है, सीवियर पेन फील हो रहा है पेरिनियम एरिया में। लोकेशन भी आपको दी है पेरिनियम एरिया में, तो क्यों हो रहा है, उसका क्या रीजन है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया है आफ्टर बर्थ पेन, ठीक है, तो आफ्टर बर्थ पेन सही है, लेकिन सीवियर पेन नहीं होता है, ये बात आपको याद रखना है, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत होगा। आफ्टर बर्थ जो है वो पेरिनियम पोर्शन में पेन होता है, लेकिन सीवियर पेन नहीं होगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। बात करें कॉन्स्टिपेशन की, तो कॉन्स्टिपेशन से देखिए प्रेशर, जो रेक्टल प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर जो है वो मान सकते हैं, लेकिन सीवियर पेन यहाँ पे भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन से सीवियर पेन जो है पेरिनियम में नहीं होता है। हाँ, प्रेशर जैसा, फुलनेस जैसा प्रेशर जो है वो फील हो सकता है लेडी को, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं होने वाली है। बात कर लेते हैं सिस्टाइटिस की, तो सिस्टाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, लेकिन सिस्टाइटिस में जो पेन होगा वो कहाँ होगा, लोअर बैक पेन होता है, लोअर बैक पेन होता है, ठीक है, या फिर पेन कहाँ से होगा, लोअर बैक पेन आपको सिस्टाइटिस में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, पेनफुल यूरिनेशन देखने को मिलता है, पेनफुल यूरिनेशन देखने को मिलता है, या फिर हिमेचूरिया आपको देखने को मिल जाएगा। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी देखने को मिल सकता है, डिफिकल्टी इन यूरिन देखने को मिल सकता है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको सिस्टाइटिस में देखने को मिलेगी, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस भी आपका यहाँ पे गलत हो। क्लियर। अब बात कर लेते हैं आपके लास्ट ऑप्शन की, हिमेटोमा ऑफ द वेजाइना या वुल्वा, ये ऑप्शन से यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। हिमेटोमा किसको कहते हैं कि ब्लड वेसल्स या कोई भी ब्लड के पार्ट्स हैं, अगर वो ना जाने या अनचाहे या किसी भी तरीके से अगर मान लें रप्चर हो जाती है और उसको प्यूरिन जो ब्लड है वहाँ पे कलेक्ट हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, हिमेटोमा कहते हैं। जो यहाँ पे चांसेस होने के रहेंगे, क्यों रहेंगे, ड्यू टू डैमेज ऑफ ब्लड वेसल्स, ड्यू टू डैमेज ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स। डिलीवरी आपने कंडक्ट किया, ब्लड वेसल्स मान लीजिए कब रप्चर हो जाए, और उसकी वजह से यहाँ पे आपको हेमेटोमा देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा इसका मेन कारण क्या है, एपिजियोटोमी, दूसरा मेन कारण क्या है, एपिजियोटोमी, एपिजियोटोमी की वजह से भी हेमेटोमा देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्लियर। तो हेमेटोमा, अगर पॉइंट देखें, हेमेटोमा कहाँ पे है, वेजाइना या वुल्वा पॉइंट पे है, तो जाहिर सी बात है हेमेटोमा में आपको सीवियर पेन जो है वो फील होने वाला है, हेमेटोमा में आपको सीवियर पेन भी फील होगा, और इसके साथ साथ जो प्रेशर बनता हुआ दिखाई देने वाला है, या प्रेशर जो है वो आपको फील होने वाला है, कहाँ पे, रेक्टल पोर्शन में है या लोकेशन में। ठीक है, तो ये जो दोनों पॉइंट हैं, रेक्टल प्रेशर प्लस सीवियर पेन, आपको पेरिनियम एरिया में कब फील होगा, जब वहाँ पे क्रिएशन किसका हो जाए, हीमेटोमा का हो जाए, जिसके रीजंस मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। ठीक है, इस वजह से इस क्लाइंट को पोस्टमार्टम टाइम में रेक्टल प्रेशर या रेक्टल फुलनेस या फिर सीवियर पेन आपको ऑलरेडी फील होने वाला है। ठीक है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और ड्यूरिंग एलएससीएस भी हेमेटोमा होने के चांसेस है फॉर द ब्लीडिंग लेसिरेशंस की वजह से, ब्लीडिंग लेसिरेशंस की वजह से, तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल। तो राइट आंसर से इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है, बी रहेगा। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंसुलिन पे है। सो
10 year after 10-year old child with insulin dependent diabetes mellitus. ओके, फर्स्ट टाइप डायबिटीज mellitus है, बेबी है 10 years का. हर डिनर ट्रे शी टेल द नर्स सी हेट्स ब्रोकली, सी हेट्स ब्रोकली. ओके, यानी एक फीमेल गर्ल है, ये 10-year-old जो चाइल्ड है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट डीएम के पेशेंट है, और ये नर्स से कहती है कि सी हेट्स ब्रोकली, वो ब्रोकली से बहुत ज़्यादा घृणा करती है. एंड वॉन्ट्स सम कॉर्न ऑन द कॉप, और वो अपने प्लेट में चाहिए, उसको कॉर्न चाहिए होती है. तो नर्स का अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स यहाँ पे क्या रहने वाला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सवाल ये है कि वो एक्सेंस की उम्मीद लगाए हुए बैठी हुई है कि उसको ब्रोकली से प्रॉब्लम है और उसे कॉर्न जैसी चीज़ें यहाँ पे खाने के लिए दी जाए. तो नर्स फर्स्ट रेस्पॉन्स दे कि नो वेजिटेबल एक्सचेंज आर अलाउड, नो वेजिटेबल एक्सचेंज आर अलाउड. तो ये तो देखिए काउंटर रेस्पॉन्स रह गया, तो ये आप नहीं करेंगे क्योंकि बेबी है सामने, इसलिए किसी भी पेशेंट के सामने आप काउंटर रिएक्शन इस तरह से नहीं करने वाले, ये नर्स का एक्शन नहीं होता है, तो ये गलत आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आपका, कोन एंड अदर स्टार्ची वेजिटेबल्स आर कंसिडर्ड टू बी ब्रेड एक्सचेंज. ये ऑप्शन अपन मान सकते हैं. यस यू में एक्सचेंज एनी वेजिटेबल्स फॉर अदर वेजिटेबल्स. ठीक है, तो ये भी आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि क्लाइंट किसका है पहले ही आपको बताया हुआ है, आईडीडीएम का क्लाइंट है, ये फर्स्ट टाइप डायबिटीज का है, और यहाँ पे आपको फोकस करना है इंसुलिन पे. तो यहाँ पे आपको इंसुलिन और ग्लूकोज पे फोकस ज़्यादा करना है, इसलिए आप किसी भी वेजिटेबल को किसी भी वेजिटेबल के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये भी गलत है. यस बट ओनली 1 year इज अलाउड. ठीक है, यस बट ओनली 1 year इज अलाउड, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत है. ठीक है, अब सवाल आप देखिए, आपके तीन ऑप्शन हो गए एलिमिनेट, अब ऑप्शन आपका बचता है बी, कॉर्न एंड अदर स्टार्ची वेजिटेबल्स आर कंसिडर्ड टू बी ब्रेड एक्सचेंज. अब मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, वो आपको हमेशा याद रखना है. डीएम के केस में आपको जब भी डाइट का क्वेश्चन पूछे तो आपको याद रखना है, स्टार्ची जो वेजिटेबल्स होते हैं या स्टार्ची जो भी फूड्स हैं, स्टार्ची जो भी फूड्स हैं या फिर वेजिटेबल्स हैं, इनको हम हमेशा क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं. इनको हम हमेशा क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि ये ग्लूकोज के लेवल को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं. ग्लूकोज के लेवल को ये क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, और वो भी रैपिडली बढ़ा देते हैं, और वो भी रैपिडली बढ़ा देता है. अब ये बच्चा क्या मांग रहा है, कॉर्न मांग रहा है, तो कॉर्न की बात करें, ठीक है, कॉर्न की बात करें तो 100 ग्राम कॉर्न में 100 ग्राम कॉर्न में 19 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रेजेंट होगा. ठीक है, अब जाहिर सी बात है, ये बच्चा अगर कॉर्न एंगल या इंजेस्ट करता है तो मान ली इंजेस्ट करता है तो रैपिडली क्या हो जाएगा, रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा ग्लूकोज लेवल. रैपिडली इंक्रीज क्या हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल. ठीक है, और कैंडिडेट पहले से ही आपका आईडीडीएम का है. ठीक है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत, कि आप उसको कौन एक्सचेंज में नहीं देंगे. लेकिन आपके पास एक ऑप्शन और बचता है, आप क्या कर सकते हैं, आप इंसुलिन फ्रेंडली डाइट्स इसको दे सकते हैं. इंसुलिन फ्रेंडली आप इसको फूड प्रोडक्ट दे सकते हैं. इंसुलिन फूड प्रोडक्ट्स आप दे सकते हैं फ्रेंडली. अभी जैसे नॉन स्टार्ची जितने भी फूड्स हैं, नॉन स्टार्ची, जस्ट अपोजिट चलना है आपको. देखिए स्टार्ची फूड मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देते हैं, तो जैसी बात है नॉन स्टार्ची जो है वो नहीं बढ़ाएंगे, वो इंसुलिन के लिए फ्रेंडली होंगे. तो नॉन स्टार्ची फूड आप इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. पहली चीज आपको याद रखनी है. ठीक है, अब जैसे इसने बोला ब्रेड, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ब्रेड में आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर ऑप्शन में आपके व्हाइट ब्रेड लिखा हुआ आ रहा है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर ऑप्शन में आपके व्हाइट ब्रेड लिखा आ रहा है तो व्हाइट ब्रेड आप कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेक्ड एंड कुक्ड फूड है. ठीक है, बेक्ड एंड कुक्ड फूड है, इसलिए व्हाइट ब्रेड की जगह हम कौन सी ब्रेड अप्लाई कर सकते हैं, या कौन सी ब्रेड हम दे सकते हैं, होल ग्रेन ब्रेड आप यहाँ पे इसको दे सकते हो, क्योंकि ये इंसुलिन के लिए फ्रेंडली होती है. तो होल ग्रेन ब्रेड जो है वो आप इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो एक्सचेंज ऑफ ब्रोकली, क्योंकि ब्रोकली क्या है, नॉन स्टार्ची फूड है, और ये इंसुलिन के लेवल को मेंटेन करते हुए चलती है. ग्लूकोज लेवल के लिए ये मतलब ग्लूकोज लेवल को ये बिल्कुल भी इम्पैक्ट मतलब इफेक्ट नहीं करती है, और नॉन स्टार्ची है इसलिए जाहिर सी बात ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगी नहीं, इंसुलिन फ्रेंडली. लेकिन कौन जो है मैंने आपको बता दिया कि ग्लूकोज लेवल को रैपिडली इंक्रीज करेगी. तो यहाँ पे बच्चा कह रहा है कि हमें कौन चाहिए, तो कौन के एक्सचेंज में ऑप्शन में आप यहाँ पे इसके सामने ब्रेड रख सकते हैं, वो भी कौन सी ब्रेड, होल ग्रेन ब्रेड. याद रखना है, व्हाइट ब्रेड नहीं रखनी है, व्हाइट ब्रेड ग्लूकोज के लिए सिमिलर होती है, सिर्फ ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है. ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, बी रहेगा. इस तरह के क्वेश्चंस में आपको खास दिमाग लगाना है, आउटसाइड स्पेशल क्वेश्चन है. ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है. क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फिर से इंसुलिन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नर्स जो है वो टीच कर रही है 10 ईयर ओल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस कैंडिडेट हाउ टू एडमिनिस्टर इंसुलिन, यानी ये फिर से फर्स्ट टाइप डीएम का क्लाइंट है, आईडीडीएम का 10 ईयर ओल्ड बेबी है जिसको नर्स टीच कर रही है कि आपको किस तरह से इंसुलिन जो है वो एडमिनिस्टर करना है। न्यू, ऑब्वियसली बात है, न्यू केस है तो जाहिर सी बात है उसको आपको सिखाना पड़ेगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स मस्ट बी टॉट फॉर इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से वो कौन सी स्टेप्स है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब मस्ट बी टॉट आपको बतानी चाहिए फॉर इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, नेवर यूज एब्डोमिनल साइट फॉर ए रोटेशन साइट। नेवर यूज एब्डोमिनल साइट फॉर ए रोटेशन साइट, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि हमेशा एब्डोमिनल साइट ही यूज की जाती मतलब यूज नहीं की जाती है हमेशा। मतलब एब्डोमेन जो है वो बेस्ट एब्जॉर्प्शन साइट होता है किसके लिए, इंसुलिन के लिए, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इंसुलिन के लिए बेस्ट एब्जॉर्प्शन साइट आपकी एब्डोमेन मानी जाती है। और दूसरी चीज, इंसुलिन डोजेज हमेशा आपको याद रखना है रोटेट करके ही लगाने चाहिए। रोटेशन जो है वो इंसुलिन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है रेगुलर और डेली ये इंसुलिन के शॉट्स जो है वो कैंडिडेट अप्लाई करेगा खुद के ऊपर, और अगर वो एक ही पॉइंट पे अगर बार बार इंजेक्ट करता जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपोजिशन ऑफ फैट हो सकता है। डिपोजिशन ऑफ क्या हो जाएगा, डिपोजिशन ऑफ फैट हो गए, ठीक है, या फिर प्रोटीन्स होंगे, या फिर स्क्वायर फॉर्मेशन यहाँ पे बनने लग जाएगा। क्या बनने लग जाएगा, स्क्वायर का फॉर्मेशन यहाँ पे होने लग जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, लिपोडिस्ट्रोफी। लिपोडिस्ट्रोफी, तो लिपोडिस्ट्रोफी जो है वो आपको देखने को मिलेगी अगर इंसुलिन इंजेक्शंस को आपने रोटेट करके नहीं लगाया है तो। इसीलिए हमेशा इंजेक्शंस जो इंसुलिन के हैं उनको रोटेट करना चाहिए। दूसरी चीज, वन इंजेक्शन से दूसरे इंजेक्शन से, जैसे इंसुलिन का फर्स्ट शॉट आपने यहाँ दिया है तो सेकंड, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 1 इंच का होना चाहिए, यानी 2.5 सेंटीमीटर का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा गया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। सेकंड देखिए क्या है, अवॉइड अप्लाइंग प्रेशर आफ्टर इंजेक्शन, तो ये भी गलत है। इंजेक्शन से अप्लाई करने के बाद आपको प्रेशर जो है वो अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये भी ऑप्शन आपका पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। दूसरा क्या है, चेंज निडल आफ्टर इंजेक्शन, तो ये भी गलत है। इंसुलिन इंजेक्शन या इंसुलिन इन्फ्यूजन जो पंप्स होते हैं उनकी निडल्स को आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बार बार उसको चेंज करते हैं तो साइट एंड टिश्यूज डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इसलिए डिस्पोजेबल आप मतलब निडिल है वो यूज कर सकते हैं, और एक निडिल जो है वो आपके अगर सिंगल यूज चल रही है तो वो आपके काफ़ी समय तक यूज हो सकती है। इसलिए ये ऑप्शंस भी आपका यहाँ पे क्या रहेगा, गलत रहने वाला है। सेकंड ऑप्शन देखिए, पिंच द स्किन अप टू फॉर्म ए सबक्यूटेनियस पॉकेट, तो ये बिल्कुल पॉइंट वाला क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका यहाँ पे यही रहेगा। जैसे मान के चलिए ये पॉइंट है, तो यहाँ पे ये जो स्किन आपको दिखाई दे रही है इसको अगर आप पिंच कर लेते हैं, इसको अगर आप पिंच करते हैं देन आप इसको 45 डिग्री एंगल में, जो कि बोला गया है सबक्यूटेनियस ही हम लगाते हैं इंसुलिन को, तो यहाँ पे जैसे ही आप इंजेक्ट करेंगे तो बेटर एब्जॉर्प्शंस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बेटर एब्जॉर्प्शंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्किन को पिंच करके इंजेक्ट को सॉरी जो निडिल है उसको इंजेक्ट किया जाए। तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। अगर आप किसी क्लाइंट को इंसुलिन के बारे में नया नया सिखा रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, ये बेटर ऑप्शन होने वाला है। दूसरी चीज़, पिंच हम स्किन को इसलिए कर लेते हैं ताकि आप इजीली क्या कर सके, एंट्रेंस इजीली आप क्या कर सके, एडमिनिस्टर कर सके किसको, निडिल को। इजीली आप क्या कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन कर सके किसका, निडिल का। इसलिए हम स्किन को पिंच कर लेते हैं इंसुलिन इंजेक्शन देने से पहले। ठीक है, तो राइट आंसर आपका इस ऑप्शन पे क्लियर क्या होते जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्लियर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, in assessing the nature of stool, okay, a client who has cystic fibrosis, what would nurse expect to see? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब आपके पास क्लाइंट आया है CF का, मल्टी ऑर्गन सिस्टम डिसऑर्डर, जिसको CF, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो प्रॉब्लम है ये किसी बच्चे को है, और यहाँ पे आपको बोला गया है असेसमेंट करने के लिए नेचर ऑफ स्टूल पे, तो क्या आप
एक्सपेक्ट करेंगे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला अगर क्लाइंट है तो उसका स्टूल कैसे नेचर का होगा। तो देखिए क्ले कलर स्टूल, ठीक है, तो ये आपको पता है ये किस में देखने को मिलेगा, क्ले कलर जॉन्डिस में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, जॉन्डिस में, इसमें आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि बिलिरुबिन जो है यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं आपकी स्टेटोरिया स्टूल, बिल्कुल सही आंसर है फैट, ठीक है, स्टेटोरिया फैट कंटेनिंग स्टूल। फैट कंटेनिंग स्टूल आपको किस में देखने को मिलेंगे, सिस्टिक फाइब्रोसिस में देखने को मिलेगा। ये बात आपको याद रखना है, बात आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता ही क्या है, एक्सोजिनस जितने भी सीक्रेशंस हैं, एक्सोजिनस जितने भी सीक्रेशंस हैं वो सारे कैसे हो जाएंगे, ठीक हो जाते हैं, जिससे फैट का क्या नहीं होता है, मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता, फ्रेश फैट जो है वो स्टूल की तरफ बाहर निकलने की कोशिश करता है या बाहर निकलता है, और उसी स्टूल को हम क्या कहते हैं, स्टिटोरिया कहते हैं। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस इनिशियली आपको स्टिटोरिया जो है वो देख मिलेगा, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। थर्ड, ठीक है, सेकंड थर्ड ऑप्शन देखिए, डार्क ब्राउन स्टूल्स जो इसमें बोला गया है। तो डार्क ब्राउन स्टूल आपको किसमें देखने को मिलता है, जीआई कैंसर में आपको देखने को मिलेगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पार्ट से रिलेटेड अगर कैंसर है तो उसमें आपको डार्क ब्राउन स्टूल देखने को मिल सकता है। मोस्टली ये आपको देखने को मिलता है इंटेस्टाइनल अल्सर में। इंटेस्टाइनल अगर अल्सर है किसी कैंडिडेट को तो आपको डार्क ब्राउन स्टूल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कोलाइटिस में आपको देखने को मिल सकता है, डाइवर्टिलाइटिस में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इन केसेस में आपको डार्क ब्राउन कलर के स्टूल आपको देखने को मिल जाएंगे। और बच गया आपका ब्लड टिंग स्टूल, तो ब्लड टिंग स्टूल आपको याद रखना है हेमरोइड्स में देखने को मिलता है। हेमरोइड्स जिसको हम पाइल्स बोलते हैं, हेमरोइड्स या फिर पाइल्स। इसके अलावा एनाल फिशर जो केस होता है इसमें भी ब्लड टिंग्ड आपको स्टूल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कोलोरेक्टल कैंसर है तो भी आपको ये स्टूल देखने को मिल जाएगा, कोलोरेक्टल कैंसर में भी। इसके अलावा इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज, आईबीडी, इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आईबीडी, इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज में भी आपको ब्लड टिंग स्टूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन केसेस में आपको ब्लड टिंग देखने को मिलेगा और इन केसेस में आपको डार्क ब्राउन स्टूल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और क्ले कलर स्टूल मैंने आपको बता दिया है। लीवर और बायलरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया जॉन्डिस, जॉन्डिस में बिलिरुबिन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से क्ले कलर स्टूल्स आपको देखने को मिलेगा। और सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता क्या है कि मल्टी ऑर्गन सिस्टम डिसऑर्डर है, इसमें एक्सोजिनस जितने भी सीक्रेशंस हो जाते हैं, ठीक, जिसकी वजह से फैट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसके अलावा पेंक्रियाटिक जो सीक्रेशंस है वो भी ठीक हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेश फैट जो है वो स्टूल में बाहर निकलता है एज ए बल्क, एज ए फ्रूटी स्मेल, सो उसे कहते हैं हम स्टेटोरिया, ठीक है। तो आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में स्टेटोरिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रुप ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स ओके एट लोकल प्री स्कूलर डे केयर सेंटर आर गोइंग टू स्क्रीन ईच चाइल्ड फाइन एंड ग्रोस मोटर लैंग्वेज एंड सोशल स्किल्स। द स्टूडेंट विल यूज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। सवाल देखिए क्या है, कुछ नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जो कहाँ जाते हैं, प्री स्कूलर डे केयर सेंटर में जाते हैं। किस लिए जाते हैं, ताकि वो ईच चाइल्ड को, जो भी प्री स्कूल चाइल्ड डे केयर में बच्चे हैं उनके फाइन मोटर्स, ग्रोस मोटर्स, लैंग्वेज और सोशल स्किल्स, जो उसकी पर्सनल सोशल स्किल्स होती है कैंडिडेट बच्चे की, उनको वो क्या कर सके, स्क्रीनिंग कर सके। और तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस पर्पज के लिए स्टूडेंट्स जो हैं वो कौन सी चीज को वाइडली यूज करने वाला है, कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट को वाइडली यूज करने वाला है, जो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रिवाइज प्री स्क्रीनिंग, रिवाइज प्री स्क्रीनिंग डेवलपमेंट क्वेश्चनरी, ठीक है। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, रिवाइज प्री स्क्रीनिंग जो डेवलपमेंट क्वेश्चनरी है ये किसके लिए होती है, चाइल्ड्स के पेरेंट्स के लिए होती है, चाइल्ड्स के पेरेंट्स के लिए होती है, ये बात आपको याद रखना, ठीक है।
चाइल्ड्स के पेरेंट्स के लिए होती हैं, और ये क्वेश्चनरी जो है वो बच्चों के लिए किसके थ्रू करने के लिए होती है, पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के पास में जो उनके बच्चे होते हैं उनसे वो क्वेश्चनरी करते हैं, और उससे उनको डेवलपमेंट जो बेबी में हो रहा है इन्फेंट से लेके और प्री स्कूलर तक के जो बच्चे होते हैं वो स्क्रीनिंग करने के लिए ये जो क्वेश्चनरी है वो कौन इस्तेमाल करते हैं, बच्चे के पेरेंट्स इस्तेमाल करते हैं। जबकि यहाँ सवाल किया था नर्सिंग स्टूडेंट, तो वो हम नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाता है कट। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। सेकंड देखिए, गुड इनफ ड्रॉ ए पर्सन स्क्रीनिंग टेस्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें होता क्या है मैं आपको बताऊं, गुड इनफ ड्रॉ ए पर्सन स्क्रीनिंग टेस्ट में ऐसा होता है कि ग्रुप जो होता है बच्चों का, उनको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग करने के लिए कहते हैं। क्या करने के लिए करते हैं, ड्राइंग करने के लिए कहते हैं। और ड्राइंग करने की भी किसको कहते हैं, पर्सन की, किसी भी पर्सन की ड्राइंग करने के लिए कहते हैं। ठीक है, इसके बेस पे ही उनको 10 मार्क्स जो हैं वो दिए जाते हैं। टोटल स्कोर इसका कितना होता है, 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपको याद रखना है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लें कि नॉन वर्बल स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है, नॉन वर्बल स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है, तो आपको याद रखना है गुड इनफ ड्रॉ पर्सनल स्क्रीनिंग टेस्ट। ये बात आपको याद रखनी है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है, दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि गुड इनफ ड्रॉ ए पर्सन स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ये किसको असेसमेंट करता है, तो ये असेस करता है असेसमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअलाइजेशन, असेसमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअलाइजेशन। किसको असेस करता है, ये इंटेलेक्चुअलाइजेशन को असेस करता है। ये बात आपको याद रखनी है। या फिर इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी होती है बच्चे के अंदर, वो आप इससे क्या कर सकते हो, स्क्रीनिंग कर सकते हो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ड्राइंग फॉर ए पर्सन या अबाउट ए पर्सन या लाइक दैट ए पर्सन बाय द हेल्प ऑफ चाइल्ड। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। देन फिर देखिए, तो ये ऑप्शंस भी यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि हमें तो क्या करना है, फाइन, ग्रोस मोटार, ये सब चीज़ें चेक करनी है, लैंग्वेज चेक करना है। ठीक है, पर्सनल सोशल उसका स्किल्स चेक करना है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर क्या रहेगा, DDST, डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, DDST याद रखना है, DDST। ठीक है, ये भी रिवाइज हो गया, सेकेंड एडिशन आ गया इसका। तो DDST जो है इसमें आपको याद रखना है 4 पैरामीटर्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट में 4 पैरामीटर इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें पहला है आपका फाइन मोटार्स, दूसरा है आपका लैंग्वेज और ग्रॉस मोटार्स, थर्ड है आपका लैंग्वेज, और फोर्थ है आपका पर्सनल सोशल स्किल्स। ये चारों पैरामीटर्स जो हैं वो इसमें क्या होते हैं, असेस किए जाते हैं। याद रखना है 0 to 6 ईयर के जो बच्चे होते हैं, 0 से 6 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर ये अप्लाई किया जाता है डेवलपमेंट, डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट। और इसमें हम क्या पता करते हैं, तो इसमें हम पता कर लेते हैं असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट। इसमें हम क्या पता करते हैं, असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जिसमें आपको मैंने आपको बता ही दिया, इसमें आप फाइन मोटार्स भी चेक करते हैं, ग्रोस मोटार भी चेक करते हैं, लैंग्वेज भी चेक करते हैं, और पर्सनल उसकी सोशल स्किल्स भी चेक करते हैं बेबी की। 0 से 6 ईयर के लिए यूज होता है। ठीक है, और 4 पैरामीटर इसमें फॉलो होता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, कैल्डवॉल होम इन्वेंट्री जो है, राइट आंसर आपका क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, सी रहने वाला है। ये बात आपको याद है। कैडविल होम इन्वेंट्री की मैं बात करूं तो ये एक ऐसी इन्वेंट्री है जो बच्चे के घर के एनवायरनमेंट के लिए बनाई जाती है। घर के चाइल्ड होम एनवायरनमेंट को आप इवालुएट कर सकें। ठीक है, चाइल्ड के होम एनवायरनमेंट को आप इवालुएट कर सकें, उसके लिए आपको किसकी हेल्प चाहिए, कैडविल होम इन्वेंट्री की हेल्प चाहिए होती है, जिसमें बच्चा घर में अपने एनवायरनमेंट में किस तरह से वो सोशली, ठीक है, किस तरह से वो सोशली, इमोशनली, एंड कोग्निटिव लेवल पे कैसा है, सपोर्टिव है, ये आपको चेक करना होता है। कैडविल होम इन्वेंट्री में हम क्या करते हैं, बच्चे का घर पे और अपने पेरेंट्स के साथ उसका किस तरह से एनवायरनमेंट बना हुआ है वो अपन इसमें इवालुएट करते हैं, जिससे बेबी की सोशली, इमोशनली और कोग्निशन लेवल को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, या सपोर्टिव है
या नहीं है, इमोशनली वो बेबी सपोर्टेड है, कोग्निशन लेवल पे वो सपोर्टेड है और सोशली वो लेवल पे वो सपोर्टेड है या नहीं है। ये तीनों चीज़ें जो हैं हम वो कहाँ चेक करते हैं, कैटबॉल होम इन्वेंट्री में। और इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है कि बच्चे का घर का एनवायरनमेंट जैसा माहौल होना चाहिए, या फिर घर का जो एनवायरनमेंट है बेबी का, वहाँ से उसका बेबी का पेरेंट्स के साथ किस तरह से इंटरेक्शन है या अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्शन है, ये सब चीज़ें इवॉल्वेट होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखें। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका रहने वाला है डैनवर्ड डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, DDST। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। काफी अच्छा क्वेश्चन है। मॉर्फिन सल्फेट 4 मिलीग्राम IV पुश Q2H PRN फॉर चेस्ट पेन, ओके, रिक्वायर्ड है फॉर द चेस्ट पेन के लिए। वॉज ऑर्डर फॉर ए क्लाइंट इन इमरजेंसी रूम विथ सीवियर चेस्ट पेन। क्लाइंट को सीवियर चेस्ट पेन है और मॉर्फिन सल्फेट 4 mg QTH में PRN लिख ऑर्डर किया हुआ है। द नर्स एडमिनिस्टर मॉर्फिन सल्फेट, नो विच ऑफ फॉलोइंग थेराप्यूटिक एक्शन इज रिलेटेड टू मॉर्फिन सल्फेट। अब देखिए आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। मॉर्फिन सल्फेट का आपको बताना है थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बस बाकी और कुछ नहीं पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लाइंट है सीवियर चेस्ट पेन का और उसको चेस्ट पेन की वजह से आप मॉर्फिन सल्फेट दे रहे हैं। ठीक है, मॉर्फिन सल्फेट आप दे रहे हैं 4 मिलीग्राम IV QTH में, और जिससे चेस्ट पेन जो उसको हो रहा है वो उसको रिलीफ मिल सके। इमरजेंसी रूम में पेशेंट है। अब आपको मॉर्फिन सल्फेट का थेराप्यूटिक एक्शंस बताना है। तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, इंक्रीज पेरिफेरल वैसोडाइलेशन, इंक्रीज परसेप्शन ऑफ पेन। तो देखिए मॉर्फिन सल्फेट जो है वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को क्या करता है, डिक्रीज करता है, ना कि इंक्रीज करता है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, तो ये भी आपका गलत हो गया, क्योंकि ये डेप्थ और रेस्पिरेशन दोनों को ही क्या करता है, सप्रेस करता है। डेप्थ एंड रेस्पिरेशन को दोनों को ही क्या करता है, ये सप्रेस करता है या फिर क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ये ऑप्शन पे आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्लियर है। इसके साथ साथ परसेप्शन ऑफ पेन, तो ये भैया डिक्रीज करता है परसेप्शन को, क्या करता है, डिक्रीज करता है परसेप्शन को ऑफ पेन। पेन के परसेप्शंस को ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, इसीलिए पेन को ये रिलीव कर सकता है। ठीक है, इसीलिए पेन को ये रिलीव करता है। तो परसेप्शन ऑफ पेन को ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, ना कि इंक्रीज करता है। ठीक है, तो तीन ऑप्शन तो आपके हो गए इलिमिनेट। अब ऑप्शन आपका बचता है C, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि मॉर्फिन सल्फेट जो है वो पेरीफ्री वैसोडाइलेशन का रोल प्ले करता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, C रहने वाला। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, अब बात करें जैसे पेरिफेरल वैसोडाइलेशन की बात करूं, तो इसके साथ साथ आपको याद रखना है जो मॉर्फिन सल्फेट है, ठीक है, मॉर्फिन सल्फेट जो है वो क्या करती है, आफ्टर लोड एंड जो मायोकार्डियम होती है इसके वर्कलोड को भी क्या कर देती है, कम कर देती है। इसके वर्कलोड को भी क्या कर देती है, कम कर देती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो पेरिफेरल वैसोडाइलेशन को ये इंक्रीज करती है, साथ साथ में आफ्टर लोड और मायोकार्डियल जो वर्कलोड है इसको डिक्रीज करती है। कौन, मॉर्फिन सल्फेट। और बाकी ऑप्शंस जो दिए गए थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। LOC को ये इंक्रीज करती है, सिडेशन, क्योंकि ये खुद कैसी है, सिडेटिव ड्रग्स है। मॉर्फिन जो सल्फेट है वो सिडेटिव ड्रग्स है, इसलिए। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो LOC जो है वो आपके यहाँ पे इंक्रीज ना होकर डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A child to receive atropine, a child receive atropine 0.15 mg, one half 400 grams as part of his pre-operative medicine. Child is to receive atropine 0.15 milligram. ठीक है, ये रिसीविंग डोज है। A vial containing atropine 0.4 mg, one half 150 grams ml is on hand. ठीक है, अब देखिए हाउ मच एट्रोपिन शुड बी गिवन, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, पॉइंट सीधा सही है, डोज कैलकुलेशन का क्वेश्चन है आपसे। ठीक है,
ठीक है, अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला मैंने कई बार बता रखा है, डिजायर अपॉन अवेलेबल। ठीक है, तो डिजायर कितनी है 0.15 और अवेलेबल आपके पास कितना है 0.4। ठीक है, 0.4 और यूनिट देखिए दोनों के सेम है mg से, यहाँ पे भी क्या है mg है तो क्रॉस हो जाएगी, तो कोई इश्यू नहीं हो रहा है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.375 इतना कुछ आएगा शायद, आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पे देख ले 0.375 है, तो फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0.38 ml के लगभग हो जाएगा। ऑप्शन आपका फर्स्ट गलत, सेकंड ये तो बहुत ही ज़्यादा है, 0.38 ml तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन है आपका 14-year-old बॉय हैड डायबिटीज फॉर 7 years। ओके, 14 साल के बच्चे को डायबिटीज है 7 साल से। ही टेक्स 330 यूनिट्स NPH इंसुलिन एंड 10 यूनिट्स ऑफ रेगुलर इंसुलिन एवरी मॉर्निंग 7 AM। ध्यान से पढ़िएगा, 30 यूनिट जो है वो NPH यूनिट इंसुलिन के और 10 यूनिट्स रेगुलर इंसुलिन का लेता है वो एवरी मॉर्निंग से 7 बजे 7 AM पे। ही ईट्स ब्रेकफास्ट 7:30 AM पे एंड लंच एट नून। ब्रेकफास्ट 7:30 बजे कर रहा है और लंच उसका नून पे ही हो रहा है। तो वो टाइम शुड बी एक्सपेक्ट द ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर हाइपोग्लाइसीमिया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लाइंट जो है वो 7 बजे सुबह मॉर्निंग में 30 यूनिट जो है NPH के लेता है और रेगुलर इंसुलिन जो है वो 7 बजे ले लेता है 10 यूनिट। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा टाइम होगा जब हाइपोग्लाइसीमिया का ग्रेटेस्ट रिस्क रहने वाला है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंसुलिन में आपको 2 पॉइंट याद रखना होता है, एक तो ऑनसेट पीरियड याद रखना होता है और एक पीक पीरियड याद रखना। ठीक है, एक तो ऑनसेट टाइम याद रखना होता है और एक पीक टाइम याद रखना होता है। ठीक है, और क्योंकि अब देखिए लंच ये कब कर रहा है नून में कर रहा है, लंच कब कर रहा है नून में कर रहा है। ठीक है, लंच कब कर रहा है ये नून में कर रहा है, तो ये 2 पॉइंट तो आपके गलत हो गए, ये 2 पॉइंट तो आपके गलत हो गए क्योंकि 1 PM लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट तो आपके गलत हो गए। ठीक है, अब 7:30 बजे ही इसने ब्रेकफास्ट किया है तो 9 बजे क्या इसका हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब पॉइंट आपका कौन सा इजीली निकाल सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था लंच एट नून, तो यहाँ पे तो वो खाना खा रहा है, इसका मतलब ग्लूकोज लेवल उसका मेंटेन रहेगा। तो 1 बजे का और 3 बजे का पॉइंट तो खत्म ही हो जाता है, और 7:30 बजे इसने ब्रेकफास्ट लिया, इसलिए 9 बजे 1.5 घंटे में हाइपोग्लाइसेमिया से नहीं होगा। पॉइंट कौन सा बचा आपका 11 AM का, पॉइंट कौन सा बचा आपका 11 AM का। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि रेगुलर इंसुलिन की बात करें, ठीक है, और सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया था NPH इंसुलिन। सेकंड ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है NPH इंसुलिन का दिया हुआ है। तो रेगुलर इंसुलिन की बात करें, तो रेगुलर इंसुलिन की बात करें तो जैसे बात करें इसके ऑनसेट की, ठीक है, ऑनसेट की बात करें तो 1.5 आवर्स। ठीक है, 1.5 आवर्स से लेकर 1 आवर तक रेगुलर इंसुलिन का ऑनसेट टाइम रहता है। पीक टाइम की मैं बात करूं, तो पीक टाइम की मैं बात करूं तो 2 to 4 आवर्स या 2 to 3 आवर्स रेगुलर इंसुलिन का पीक टाइम रहता है। और ड्यूरेशन की बात करें अपन, तो ड्यूरेशन इसका 6 to 8 आवर्स रहने वाला है। ठीक है, रेगुलर इंसुलिन का बात करें NPH की, तो NPH के ऑनसेट के टाइम की मैं बात करूँ तो 4 to 6 आवर्स इसका ऑनसेट रहने वाला है। ठीक है, और इसके पीक की मैं बात करूँ, पीक टाइम की मैं बात करूँ तो 8 to 16 आवर्स जो है इसका पीक टाइम रहने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए रेगुलर इंसुलिन इसने कितने बजे लिया है 7 बजे लिया है, 7:30 बजे इसने ब्रेकफास्ट किया है। 7:30 से आप काउंट करेंगे तो 11 बजे का जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 3.5 घंटे से 4 घंटे के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पीक जो टाइम है वो हो जाता है कंप्लीट। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट रिस्क रहेगा इस क्लाइंट को हाइपोग्लाइसीमिया होने का, क्योंकि लंच ये कितने बजे कर रहा है नून में कर रहा है, लंच ये कब कर रहा है नून में कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ग्रेटेस्ट रिस्क इसका कितने बजे रहने वाला है 11 बजे रहने वाला है। ये आपको पैरामीटर याद रहेगा, तो आप इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, क्लियर। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वुमेन जो है वो डायग्नोस हुई है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ में, इज डिस्टर्ब विथ डिप्लोपिया, द नर्स विल टीच हर टू। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब क्लाइंट आपके पास वुमेन है जिसको हुआ है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यानी ये क्या है, सीएनएस की प्रॉब्लम है। और इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता क्या है कि ऑटो एंटीबॉडीज जो हैं वो फॉर्मेशन होने लग जाती हैं, ठीक है। और ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होती हैं अगेंस्ट किसके, ओलिगोडेंड्रोसाइट के, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो सेल्स होती हैं उसके, ठीक है। और इसके लिए ये क्या करती हैं, ये जो एंटीबॉडीज हैं ये माइलिन शीथ जो होती है इसको क्या करती हैं, डैमेज। माइलिन शीथ को ये क्या करती है, डैमेज करती है। और माइलिन शीथ किसका, ब्रेन का और स्पाइनल कोड का, क्योंकि सीएनएस की प्रॉब्लम है। स्पाइनल कोड के और ब्रेन की माइलिन शीथ को ये क्या कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम ही मल्टीपल जो स्क्लेरोसिस है ये ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर है। क्या है, ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर है, यानी यहाँ पे बॉडी के खिलाफ ही एंटीबॉडीज बनेंगी जो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स को क्या करती है, डैमेज करती है। स्माइलिन शीथ जो है डैमेज हो जाए, ठीक है। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, डिप्लोपिया आपको दिया हुआ है तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि विजुअल डिस्टरबेंस जो है वो इसका अर्लीस्ट साइन होता है। याद रखना है आपको, अगर क्वेश्चन पूछा भी जाए कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस का विजुअल डिस्टरबेंस क्या है, तो अर्ली सिम्टम्स है या अर्ली साइन है, ये आपको याद रखना है। अब क्लाइंट को हुआ है डिप्लोपिया, अब नर्स विल टीच हर टू, नर्स जो है उस क्लाइंट को किस तरह से टीच करने वाली है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिमिट एक्टिविटीज विच रिक्वायर फोकसिंग, टेक मोर फ्रीक्वेंट नैप्स, यूज आर्टिफिशियल टीयर्स, वियर ए पैच ओवर वन आई। इनमें से आपको एक ऑप्शन क्लियर करना है कि कौन सा ऑप्शन इस कैंडिडेट के लिए फिट बैठने वाला है। डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विजन, डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विजन। अब आपको इस पॉइंट को याद रखते हुए इन पॉइंट्स में से आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो लिमिटिंग एक्टिविटीज जो है विच रिक्वायर फोकसिंग, तो देखिए हमारा टारगेट क्या है कि हमें डिप्लोपिया को क्या करना है, जो कैंडिडेट का डिस्टर्ब हो रखा है विजन, डिप्लोपिया यानी उसको डबल विजन हो रहा है, इसको हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। या फिर हम इसको कंफर्टेबल ला सकते हैं पेशेंट को किस तरीके से, तो लिमिट एक्टिविटीज विच रिक्वायर फोकसिंग। तो जाहिर सी बात आपको याद रखना है, आप कैंडिडेट की एक्टिविटीज को भले ही आप लिमिट कर दें, लेकिन लिमिट कर दें, लेकिन उसकी वजह से डबल विजन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। डबल विजन जो है इस पर कोई भी इम्पैक्ट आप डाल नहीं सकते लिमिट एक्टिविटीज़ के करने की वजह से। और लिमिटिंग एक्टिविटीज़ में भी इस व्यक्ति को विजन्स की आवश्यकता है, यानी क्लोज विजन की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी, इसलिए ये ऑप्शंस भी यहाँ पे आपका फिट नहीं बैठता है। फिर देखिए टेक मोर फ्रीक्वेंट नैप्स, ठीक है। नैप्स ठीक है, नैप्स भाई फ्रीक्वेंट नैप्स अगर आप टेक करते हैं तो ये ठीक है, लेकिन डिप्लोपिया के केस में ये भी आपके इफेक्टिव नहीं है। नैप्स जो है, फ्रीक्वेंट नैप्स का यूज़ करना ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी डिप्लोपिया के केस में जो है वो यूज़फुल नहीं होने वाली है। तो ये ऑप्शंस भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों ऑप्शंस आपके यहाँ पे गलत। क्लियर है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि डबल विजन जो इस व्यक्ति को हो रहा है, जो इस लेडी को हो रहा है, उससे हमें इसको कंफर्टेबल जोन में लेके आना है। फिर देखिए यूज आर्टिफिशियल टीयर, तो आर्टिफिशियल टीयर कुछ कंडीशंस में यूज करते हैं अपन, एब्सेंस ऑफ कॉर्नियल रिफ्लेक्स, एब्सेंस ऑफ कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ठीक है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स के एब्सेंस होने की केस में हम आर्टिफिशियल टीयर का यूज करते हैं। केस हमारे पास डबल विजन है तो ये ऑप्शंस भी आपका गलत हो गए। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, वियर ए पैच ओवर वन आई, तो ये ऑप्शंस आपका यहाँ पे सही है। जैसे मान के चलिए कि ये आई है किसी पेशेंट, किसी भी क्लाइंट की जिसको डबल विजन हो रहा है, ठीक है। तो आप इस आई को पैच के द्वारा क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। क्या लिखा हुआ है, ओवर वन आई, तो एक आई को अगर आप पैच से कवर करते हैं, आई पेच कवर, ठीक है। तो ये जो वन आई है, ये वन आई किसके लिए रहेगी, विजन्स के लिए रहेगी। सेकंड चीज आपको याद रखना है कि डिप्लोपिया के केस में ये क्या रहेगी, कंफर्टेबल रहेगी। डिप्लोपिया के केस में ये कैसी रहेगी, कंफर्टेबल रहेगी, यानी कैंडिडेट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा डबल विजन की वजह से, डिस्टर्ब नहीं होगा डबल विजन की वजह से। तो एक आई पे आई पेज कवर करना
ओवर द एक्टिविटी या फिर ड्यूरिंग एक्टिविटी, तो ये यहाँ पे क्या है, कंफर्टेबल एक्शन है किसका, नर्सिंग का, या नर्स का कंफर्टेबल जो ये एक्शन माना जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और ये सेफ भी है, और ये जो है वो सेफ भी है। ठीक है, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में अगर विजुअल डिस्टर्बेंस जो इसका अर्ली साइन है, इस केस में डबल विजन अगर किसी पेशेंट को होता है तो यहाँ पे प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी कि आप वन आई पे क्या कर लें, पेज कवर कर लें, जिससे इस क्लाइंट को कंफर्टेबल फील हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन लंबा देके घबराना नहीं है, ओके। एक 80 साल का ओल्ड मेल क्लाइंट है विद हिस्ट्री ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, experiencing severe pain in his left leg and that starts approximately 20 minutes ago. ठीक है, when performing the admission assessment the nurse would expect to observe which of following, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या है। तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ या डिपॉजिट ऑफ फैट या फिर प्लैक इन द वॉल ऑफ आर्टरी, वॉल ऑफ आर्टरी। ठीक है, आर्टरी की वॉल पे फैट का और प्लैक का डिपॉजिट हो जाना है, कोलेस्ट्रॉल एक्सेसिव फैट्स जो हैं डिपॉजिट होने की वजह से, जैसे ये आर्टरी और यहाँ पे ये डिपॉजिट हो गई तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, नैरोविंग होगा। क्या होगा, नैरोविंग होगा, और नैरोविंग होने की वजह से सर्कुलेशन जो है वो कैसा देखने को मिलेगा आपको, इनसफिशियंसी देखने को मिलेगी। सर्कुलेशन में क्या देखने को मिलेगी, इनसफिशियंसी देखने को मिलेगी। बस यही पॉइंट आपसे पूछा गया है। अब इस वजह से इस क्लाइंट को हो कहाँ रहा है ये चीज़, लेफ्ट लेग में इसको हो रहा है सीवियर पेन, यानी लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम है इसको, और सीवियर पेन हो रहा है 20 मिनट पहले से। जब आप असेसमेंट करते हैं एडमिशन के टाइम में तो नर्स वुड एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व विच ऑफ फॉलोइंग, अब आपसे सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज वार्म टू टच विद 2 पेडल पल्सेस, तो ये तो क्या है, नॉर्मल है। ये कंडीशन तो क्या है, नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है, क्योंकि देखिए सर्कुलेशन चालू है, इसलिए जो एक्सट्रीमिटीज है वो आपको वार्म फील होने वाली है, और 2 पेडल पल्सेज आपको क्या हो रही है, टच करते ही फील हो रही है। इसका मतलब ये नॉर्मल कंडीशन है, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज साइनोटिक व्हेन प्लेस्ड इन डिपेंडेंट पोजीशन, जब आप दोनों एक्सट्रीमिटीज को डिपेंडेंट पोजीशन में रखते हैं तो कंडीशंस कैसी आ रही है, साइनोटिक आ रही है, यानी ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है। तो ये किसको बताता है, ये वीनस इनसफिशियंसी को बताता है। ये किसको बता रहा है, वीनस इनसफिशियंसी को बता रहा है, यानी वीनस सर्कुलेशन जो है वो क्या हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है। जबकि हमारे यहाँ पे पॉइंट किसका है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिक्रीज और एब्सेंट पेडल पल्स इन द लेफ्ट लेग, ये पॉइंट यहाँ पे आप समझ सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्लाइंट को लेफ्ट लेग में सीवियर पेन हो रहा है और लेफ्ट लेग में ही आपको डिक्रीज और एब्सेंट पेडल पल्स जो है वो फील हो रही। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे माना जा सकता है, क्योंकि आर्टेरियल इनसफिशियंसी में जो पेडल पल्सेज हैं वो आपको फील नहीं होंगी, या तो एब्सेंट होंगी या फिर डिक्रीज होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आर्टेरियल जो सर्कुलेशन है वो क्या हो गया है, इम्पैक्ट हुआ है। आर्टेरियल जो सर्कुलेशन है वो क्या हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, इम्पैक्ट हुआ है, क्यों हुआ है, नैरोविंग होने की वजह से, स्ट्रिक्चर्स हो गया है, नैरोविंग हो गया है वेसल्स आपका, आर्टेरियल वेसल्स। ठीक है, जिसके वजह से सर्कुलेशन यहाँ पे प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। और लास्ट ऑप्शन, ये ऑप्शंस मान सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है लेफ्ट लेग वार्मर टू टच देन राइट लेग, तो देखिए लेफ्ट लेग जो है ना वो वार्मर नहीं होगी, कैसे फील होगी, कूल फील होगी, ये आपको याद रखना है। अगर आर्टेरियल सर्कुलेशंस में क्या है, डिक्रीज है या फिर वो इनसफिशियंट है, आर्टेरियल वॉल का सॉरी आर्टेरियल जो वेसल्स है अगर उसमें ब्लड सर्कुलेशन इनसफिशियंट है, तो जो लेफ्ट लेग है वो आपको कैसा फील होने वाला है, कूल फील होने वाला है, ना कि आपको वार्मर फील होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये ऑप्शंस भी आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो पॉइंट आउट ये है कि क्लाइंट को हुआ है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, और जो हुआ है डिपॉजिट ऑफ एक्सेसिव फैट्स या प्लैक की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से आर्टेरियल वॉल हो गई है इसकी नैरो, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेट हो नहीं पा रहा है। तो आगे वाले जो एक्सट्रीमिटीज या डिस्टल जो पॉइंट है वहाँ पे पेडल पल्सेज आपको क्या होंगी, एब्सेंट होंगी या फिर डिक्रीज फील होने वाली, उसके साथ साथ वो डिजिट आपको कूल फील होने वाली है।
तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, सी रहने वाला है। ओके, ये बात आपको याद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैंने बोला ना आपको क्वेश्चंस बड़े देख के घबराना नहीं है। एक 35 ईयर्स ओल्ड रिटर्न टू हर होम, सॉरी 35 ओल्ड क्लाइंट जो है वो रिटर्न हो रही है रूम में फॉलोइंग सर्जरी, यानी उसकी सर्जरी हो चुकी है, उसके बाद वो रूम में क्या हो रही है, रिटर्न हो रही है ऑन हर राइट फीमर, फीमर की सर्जरी हुई है। सी हैज IV डेक्सट्रोज 5 1/2 नॉर्मल सलाइन 125 ml पर हावर। ओके, D5 इसको चल रहा है 1.5 नॉर्मल सलाइन में 125 ml पर हावर की स्पीड से, इज रिसीविंग मोर्फिन सल्फेट 10 से 15 mg IM Q4H PRN फॉर पेन। जब इसको पेन हो रहा है तो 10 से 15 mg मोर्फिन सल्फेट आप इसको Q4H में दे सकते हैं। सी लास्ट वॉइडेड 51 ml 2 आवर्स अगो। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 51 ml इसका यूरिन आउटपुट हुआ है, वो भी 2 आवर्स अगो बोल रहा है। दी वैन वाज गिवन हर प्री ऑपरेटिव मेडिसिन। जब आप इसको प्री ऑपरेटिव मेडिसिन दे रहे थे तब आपने नोटिस किया कि लास्ट वॉइड इसने 51 ml किया है यूरिन आउटपुट। इन मॉनिटरिंग एंड प्रोमोटिंग रिटर्न ऑफ यूरिनरी फंक्शन, अब देखिए पॉइंट यहाँ है, जब आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं आप रिटर्न ऑफ यूरिनरी फंक्शंस को आफ्टर सर्जरी, तो नर्स क्या करने वाली है, जब आप यूरिनरी फंक्शंस को प्रमोट करने वाले हैं और मॉनिटरिंग करते हैं, तो मॉनिटरिंग जब आपने किया तो आपको पता चला इसने 2 घंटे पहले 51 ml यूरिन आउटपुट किया है आफ्टर द सर्जरी, जब आपने इसको प्री ऑपरेटिव मेडिसिन इसको दी थी। ठीक है, बिल्कुल। तो नर्स का यहाँ पे क्या रोल होने वाला है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कह रहे हैं प्रोवाइड फूड एंड फ्लूइड्स एट द क्लाइंट रिक्वेस्ट। क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे आप या तो इसको फूड दीजिए या फ्लूइड्स दीजिए, शायद इससे यहाँ पे कुछ आपको इम्पैक्ट देखने को मिले। ठीक है, मेंटेन IV और इंक्रीजिंग द रेट हावरली अंटिल द क्लाइंट वॉइड्स। ठीक है, आप IV जो अभी यहाँ पे D5 इसको चल रहा है इसको मेंटेन रखिए और इंक्रीज कर दीजिए रेट ऑफ हावरली के हिसाब से। रिपोर्ट द सर्जन इफ द क्लाइंट अनेबल टू वॉइड विथ इन 8 आवर्स ऑफ सर्जरी, और आप सर्जन को भी रिपोर्ट कर सकते हैं अगर क्लाइंट ने वॉइड नहीं किया है विथ इन 8 आवर्स ऑफ सर्जरी, सर्जरी के 8 घंटे के अंतराल में। या फिर आप होल्ड कर लीजिए मोर्फिन सल्फेट को इन द क्लाइंट इंजेक्शंस ऑफ पेन अंटिल, जब तक क्लाइंट वॉइड ना करे, एक्सप्लेनिंग टू हर मोर्फिन सल्फेट कैन कोज यूरिनरी रिटेंशन। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने रखे हुए हैं, आपको मुझे ये बताना है कि जब आप मॉनिटरिंग और प्रमोट कर रहे हैं यूरिनरी फंक्शंस को, तो इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो आप यहाँ पे प्रिफर करने वाले हैं उस क्लाइंट के लिए जिस क्लाइंट का वॉइडिंग जो है वो 51 ml हुआ है 2 आवर्स पहले। ठीक है, और सर्जरी इसकी हो चुकी है राइट फीमर की, और इसको डेक्सट्रोज 5 चल रहा है 125 ml पर आवर की स्पीड से, के साथ साथ 10 से 15 मिलीग्राम मॉर्फिन सल्फेट Q4H के पैरामीटर में इसको देने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं अपन, तो देखिए प्रोवाइड फूड एंड फ्लूइड्स एट द क्लाइंट रिक्वेस्ट, तो देखिए पहला जो ऑप्शन है ना, तो क्लाइंट को फूड और अगर आप फ्लूइड प्रोवाइड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये किस चीज़ को प्रमोट करेगा, तो याद रखना है ये प्रमोट करता है बोवल एलिमिनेशन, इसको करता है बोवल एलिमिनेशन या फिर बोवल फंक्शंस को ये क्या करता है, प्रमोट। ठीक है, ये बात आपको याद है, क्योंकि हमारा सवाल किस पे है, यूरिनरी पे, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो मेंटेन IV, ठीक है, जो कर ही रहे हैं अपन, इंक्रीजिंग द रेट हावरली अंटिल द क्लाइंट वॉइड, और आप रेट को हावरली इंक्रीज कर दीजिए जब तक क्लाइंट वॉइड ना करे। तो एज ए नर्सिंग स्टाफ आपका ये काम तो है नहीं कि आप हावरली रेट को बढ़ा सके, क्योंकि जब तक फिजिशियन ऑर्डर ना करे तब तक आप ये काम नहीं कर सकते हैं। IV को आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, IV को आप मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट बात ये आपको याद रखनी है कि पोस्ट ऑपरेटली जो IV फ्लूइड अपन पेशेंट को देते हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि उस फ्लूइड की वजह से क्लाइंट जो है वो वॉइड करने लग जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शंस भी यहाँ पे आपको सेटिस्फाई आंसर नहीं दे रहा है, तो ये ऑप्शंस भी आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन लास्ट थर्ड ऑप्शन पे, रिपोर्ट टू द सर्जन इफ द क्लाइंट इज अनेबल टू वॉइड विद इन 8 आवर्स ऑफ सर्जरी, तो ये पॉइंट यहाँ पे आपका सही है, ये पॉइंट आपके यहाँ पे सही है। ठीक है,
क्योंकि कैंडिडेट का जो क्लाइंट का यूरिन आउटपुट है वो किस में जा रहा है, क्लाइंट किस में जा रहा है, ओलिगोयूरिया में जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 आवर्स पहले इसने 51 ml जो है लास्ट वॉइड किया है। ठीक है, ओलिगोयूरिया में जा रहा है, इसका मतलब है कि क्लाइंट को प्रॉब्लम क्या है, यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम है। यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम है या फिर कोई और इशू हो सकता है, कोई और इशू भी हो सकता है। तो हमें किसको इन्फॉर्म करना है, हमें सर्जन को इन्फॉर्म करना है कि क्लाइंट ने 2 घंटे पहले 51 ml जो है वो यूरिन आउटपुट किया है आफ्टर द सर्जरी। तो हमारा ये काम जो है ये प्रायोरिटी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। एज ए नर्सिंग स्टाफ हमें रिपोर्ट करना चाहिए किसको, सर्जन को रिपोर्ट करना चाहिए जिसने सर्जरी इस क्लाइंट की है, और हमें उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए। तो ताकि वो अगर इसको यूरिनरी रिटेंशन प्रॉब्लम है तो वो क्लाइंट को क्या कर सकते हैं, वो मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर कैथेटराइजेशन भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यूरिनरी कैथेटराइजेशन भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी रिटेंशन। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे बनता है। फिर है होल्ड मॉर्फिन सल्फेट ए क्लाइंट इंजेक्शन फॉर पेन अंटिल द क्लाइंट वॉइड एक्सपीरियंसिंग हर मॉर्फिन सल्फेट कैन कोज यूरिनरी। बिल्कुल सही है कि मॉर्फिन सल्फेट जो है वो यूरिनरी रिटेंशन को कोज करती है, ये बिल्कुल सही है। मॉर्फिन सल्फेट जो है वो यूरिनरी रिटेंशन को कोज करती है, लेकिन आपको याद रखना है कि मॉर्फिन सल्फेट हम यहाँ दे किस लिए रहे हैं, पेन के लिए दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं, पेन के लिए दे रहे हैं। अब आपको याद रखना है जब भी किसी क्लाइंट को अगर सीवियर पेन होगा, अगर जब भी किसी क्लाइंट को सीवियर पेन होगा तो वो व्यक्ति कभी भी अनेबल होता है वॉइड करने के लिए। याद रखना है सीवियर पेन कंडीशंस में कैंडिडेट वॉइड कर ही नहीं सकता है, वॉइड कर ही नहीं सकता है। तो सीवियर पेन की कंडीशंस में वो क्लाइंट जो है वो वॉइड नहीं कर पाएगा, इसलिए आप यहाँ पे मॉर्फिन सल्फेट को भी स्टॉप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट को सर्जरी हुए अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं। ठीक है, क्लाइंट फेस हो रहा है सीवियर पेन के लिए, इसीलिए डॉक्टर ने इसको मॉर्फिन सल्फेट स्टार्ट किया। ये बात अलग है कि मॉर्फिन सल्फेट यूरिनरी रिटेंशन कोज करती है। ठीक है, तो चारों ऑप्शनों में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो, क्योंकि पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि वो बॉल फंक्शंस को इंप्रूव कर रहा है, जबकि हमें चाहिए जो यूरिनरी फंक्शंस को इंप्रूव करे। और नॉर्मली ये क्लाइंट है जिसकी सर्जरी हुई है। अब नॉर्मल क्लाइंट अगर सर्जरी के 8 घंटे तक अगर यूरिन आउटपुट उसका प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि क्लाइंट को प्रॉब्लम है, ब्लडर से रिलेटेड या यूरिनरी से प्रॉब्लम है। अभी या तो उसको यूरिनरी रिटेंशन प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ और हो सकता है, जो हमें सर्जन प्रेफर करे वो हमें अप्लाई करना है। तो हमारा इस स्टेज में हमारा यही रोल है कि हम सर्जन को रिपोर्ट करें ये कंडीशंस। ठीक है, तो ऑप्शंस यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी राइट आंसर्स आपका क्या जाने वाला है कि आपको कॉल करके या किसी भी तरह आपको सर्जन को क्या करना है, इन्फॉर्म करना इस क्लाइंट के स्टेटस के बारे में। क्लियर? ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके लिए सस्पेंशन रहेगा, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चंस का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में रखना है, और इस क्वेश्चंस का अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन आपके लिए है, मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में रखना है, फिर अपन नेक्स्ट टाइम इसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन जरूर करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 27-year-old मेल क्लाइंट है जो एडमिट हुआ है एक्यूट केयर मेंटल हेल्थ यूनिट में। ठीक है, साइकेट्रिक पेशेंट है, 27 ईयर इसकी एज है, 4 ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट हुआ है मेंटल हेल्थ केयर यूनिट में। ही हैज़ रिसेंटली लॉस्ट हिज जॉब, ध्यान से पढ़ना, इसने रिसेंटली लॉस्ट कर दिया है अपना जॉब। हिज वाइफ टोल्ड हिम यस्टरडे दैट शी वांट्स ए डिवोर्स, और इसकी वाइफ ने इसको बीते हुए कल में ये कहा है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, और इसने रिसेंटली जॉब भी लॉस कर दिया। द क्लाइंट इज प्लेस्ड ऑन सुसाइड प्रिकॉशन, और क्लाइंट अभी इस समय किस में है, सुसाइड प्रिकॉशन में है। असेसिंग सुसाइड पोटेंशियल, इन असेसिंग सुसाइड पोटेंशियल द नर्स शुड पे क्लोज अटेंशन टू द क्लाइंट्स। अब क्लाइंट किस पे है, देखिए ध्यान से पढ़िए, 27 साल का कैंडिडेट है जो मेंटल हेल्थ केयर यूनिट में एडमिट हुआ है फॉर ऑब्जर्वेशन के लिए। क्लाइंट का रिसेंटली जॉब चला गया है, और क्लाइंट की वाइफ ने बीते हुए कल में इसको ये कहा है कि मैं डिवोर्स चाहती हूँ। क्लियर है? अब क्लाइंट सुसाइडल प्रिकॉशंस में ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे आया हुआ है। सुसाइडल पोटेंशियल को आपको माइंड में रखना है, और उसके हिसाब से आपका जो क्लोज ऑब्जर्वेशन रहेगा वो किस पर रहेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो लेवल ऑफ इंसाइट पे रहेगा, थॉट प्रोसेस पे रहेगा, मूड एंड अफेक्ट पे रहेगा, या एब्स्ट्रैक्टिंग एबिलिटी पे रहने वाला है।
4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। केस आपको बता दिया है मैंने, सुसाइडल प्रिकॉशंस पे है, ठीक है। यानी क्लाइंट किस में जा रहा है, क्लाइंट है आपका डिप्रेशन में। कहने का मतलब ये है, देखिए अब मैं आपको हिंट भी दे चुका हूँ, क्लाइंट है डिप्रेशन में, सुसाइडल प्रिकॉशन में इसको रखा हुआ है। आपको मुझे ये बताना है कि एज ए नर्सिंग स्टाफ आपका 4 ऑप्शंस जो यहाँ पे दिए हुए हैं, लेवल ऑफ इंसाइट, थॉट प्रोसेस, मूड एंड अफेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्टिंग एबिलिटीज, इन चारों में से आपका अटेंशन कौन से पॉइंट पे सर्वाधिक या ज़्यादा रहने वाला है? क्या आंसर रहेगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। कमेंट्स आप ज़रूर बताइए, ठीक है। सो स्पेशल क्लास सेकंड जो है वो आपकी आज यहीं फिनिश होती है। नेक्स्ट सेशंस जो आपका स्पेशल क्लास थर्ड रहेगा, उसमें आपका जो ये लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए टास्क में रखा है, इसका सॉल्यूशन अपन जरूर चलेंगे, और इसके साथ साथ आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपन सोल्व करेंगे। साथ साथ वीडियो के लिए स्पेशली आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेंबर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब किए जरूर जाए, ठीक है। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए और मेरी टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ये बात आप ध्यान रखें। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आगे आने वाले नोट सेट्स और जो भी स्पेशली एग्ज़ाम है एम्स या फिर DSS IAS ऐसे यूपी स्टेट्स की जो PMS है या RML है, उससे रिलेटेड यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपको पुटअप होते हुए चलेंगे। और आ, आने वाली कुछ क्लासेज में मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स जो है वो इसमें ऐड करने वाला हूँ क्लासेज में, तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और वीडियोस को आप रेगुलर वॉच करते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।